कई सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ओटीपीज हो, यूजर नेम पासवर्ड हो, काफी डेटा लीक हो सकता है। हेलो हैकर्स, जैसा आप सभी से प्रॉमिस करा था, ये रहा आप सभी का कंप्लीट एंड्रॉइड एपीके पेन टेस्टिंग या हैकिंग कोर्स। एक कोर्स जिसे स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन करा गया है, जहां पे आप एंड्रॉइड, उसकी वर्किंग, उसके स्ट्रक्चर, एपीके, उसके कंपोनेंट्स के बारे में तो समझेंगे ही, साथ आप उस एंड्रॉइड एप्लीकेशन में अलग अलग तरीके के अटैक्स, जैसे उसे डिकम्पाइल करना, सोर्स कोड को रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, उसे पढ़ के अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करना, यानी रिवर्स इंजीनियरिंग करना। इट मींस एक मॉड एपीके क्रिएट करना, एक सॉफ्टवेयर को क्रैक करना, पेड सॉफ्टवेयर को फ्री करना, और साथ ही साथ उन सॉफ्टवेयर के अंदर जो उनके क्रेडेंशियल्स है, जो उनका डेटा है, जैसे उनके यूजर्स के यूजर नेम्स एंड पासवर्ड्स एंड ओटीपी, जिसकी मदद से ओटीपी बाईपास होता है। ये सारे कंसेप्ट्स आपको इस पार्ट 1 में देखने को मिलेंगे, और अगर आपको पार्ट 1 पसंद आता है देन आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेकर आया जाएगा, जिसमें एक लेवल अप का नॉलेज आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा लर्नर्स, अगर साइबर सिक्योरिटी आप लोगों का पैशन है, आप इस फील्ड में करियर बनाना चाह रहे हैं, आपको चाहिए एक एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस, जहां पे आप लाइव जूम क्लासेस के अंदर सभी प्रैक्टिकल्स को डेप्थ लेवल तक सीख पाते हो, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी लेते हो, और वो वैल्यूज लेते हो जिसके बाद आप अपने साइबर सिक्योरिटी करियर में अर्निंग और लर्निंग दोनों स्टार्ट कर सकते हैं। इन दैट केस, CPCS साइबर पाठशाला सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बैच is perfect for you at bare minimum cost. Click on the link given in the description below and secure your seats now. Now enjoy your complete course. All about Android operating systems and APKs also. और इसी के साथ साथ लर्नर स्टेप बाय स्टेप हम एंड्रॉइड के स्ट्रक्चर को और उसमें कंप्लीट बग बाउंटी के प्रोसेस को, पेन टेस्टिंग के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे इस पूरी प्लेलिस्ट में। सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारे मन में आता है कि सर, ये जो एंड्रॉइड है ये एग्जैक्टली है क्या? क्या एंड्रॉइड एक डिवाइस है, केवल एक मोबाइल है, केवल इस डिवाइस को हम एंड्रॉइड कहते हैं? तो एक्चुअली नहीं लर्नर्स, ये डिवाइस और कुछ नहीं है, ये तो बस सारे रिसोर्सेज को चलाने का एक हार्डवेयर रिसोर्सेज दे रहा है। बट द पॉइंट इज कि एंड्रॉइड इसके अंदर रखा हुआ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं, या फिर आप मैकबुक के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं, मैक ओएस चलाते हैं, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। उसी तरीके से इस मोबाइल डिवाइस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, उस ओएस का नाम है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सर, इस एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जैक्ट यूज क्या है, क्या काम आता है ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है नॉर्मल यूजर्स को हार्डवेयर से इंटरेक्ट करवाने में मदद करना। हार्डवेयर से अगर आज कोई भी टास्क परफॉर्म कराना है तो यूजर हार्डवेयर की लैंग्वेज में बात नहीं कर सकता, तो यूजर के सारे मैसेजेस, यूजर के सारे टास्क हार्डवेयर तक पहुंचाना, उससे समझाना कि यूजर उससे क्या चाहता है, उनसे वो काम करवाना, उस पूरे टास्क को मैनेज करना, ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम्स करते हैं। और सर, ये जो हमारा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एग्जैक्टली लिनक्स कर्नल पे बेस्ड है। लिनक्स कर्नल क्या है, ये आपने काली लिनक्स के टॉपिक्स में भी समझा होगा, और आपको पता होगा कि सबसे पहले लिनक्स कर्नल बनाया गया था, वो भी लिनक्स टोरवल्स के जरिए। इस कर्नल में होता क्या था, इस कर्नल का यूज क्या था? इस कर्नल का यूज था सर हार्डवेयर से इंटरेक्ट करवाना, हार्डवेयर से काम करवाना। अब यहाँ पे जब आप कर्नल्स की मदद से हार्डवेयर से इंटरेक्ट कराते थे, तो आप कर्नल से मशीन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते थे। बट ह्यूमंस के लिए, हर एक के लिए इतना फिजिबल नहीं है कि हर कोई मशीन लैंग्वेज लर्न करे और उसकी मदद से हार्डवेयर से इंटरेक्ट करे, हार्डवेयर से टास्क परफॉर्म करवाए। तो वहां पे एक इंटरफेस दिया गया जिसकी मदद से आप ग्राफिकली या कमांड लाइन, दोनों ही तरीकों से हार्डवेयर से टास्क करवा सकते हैं, विच इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा लिनक्स कर्नल पे बेस्ड है, और साथ ही साथ कुछ OSS पे भी ये बेस्ड है ना। OSS क्या है? तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है लर्नर्स। अभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? तो सर, ओपन सोर्स का कंसेप्ट हमें समझना होगा, तभी ये पूरी बात हमें समझ आएगी। इवन एक और बात आपको बता देता हूं कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को AOSP कहा जाता है, विच मींस एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। अब ओवरऑल ओपन सोर्स का मतलब भी समझना होगा हमें, तो इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हुआ ये लर्नर्स, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आज एक डेवलपर आया, एक प्रोग्रामर आया। इस प्रोग्रामर ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो शायद किसी भी वेबसाइट में टेस्टिंग कर सकता है, बग बाउंटी पेन टेस्टिंग कर सकता है, बग्स ढूंढ सकता है। अब ये जो पेन टेस्टिंग का सॉफ्टवेयर बनाया गया है, VAPT का सॉफ्टवेयर बनाया गया है लर्नर्स, ये सॉफ्टवेयर को यूज लेने के दो ऑप्शन है। या तो डेवलपर अपने सॉफ्टवेयर के ओरिजिनल सोर्स कोड को, सोर्स कोड का मतलब होता है इसका ओरिजिनल प्रोग्राम, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सोर्स कोड, और सोर्स कोड और कुछ नहीं, इसका ओरिजिनल प्रोग्राम है जो कि हर कोई देख सकता है, जो एक्चुअल प्रोग्राम था, जो उसने टाइप करके अपने सॉफ्टवेयर में सारी फंक्शनिंग करी थी। ये प्रोग्राम जो हर कोई पढ़ सकता है, समझ सकता है कि इसका सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, इसको ये डेवलपर क्या करता है कि सर इस तरीके से लिख देता है कि आपको इसको पढ़ के समझ ना पाए, इसे सिक्योर कर देता है।
इसको बाइट कोड में कन्वर्ट करके जब सिक्योर कर दिया जाता है ताकि इसे कोई पढ़ ना सके, तो अब इसका एक ही काम हो सकता है कि इसे आप केवल रन कर सकते हो। आप समझ नहीं सकते कि इसमें क्या लॉजिक्स है, क्या एल्गोरिथम्स है, कौन सा काम कैसे हो रहा है, आप उतना डिटेल में इसके प्रोग्राम्स नहीं पढ़ पाओगे, नहीं समझ पाओगे, लेकिन ये एग्जीक्यूट होगा। तो अब डेवलपर ने क्या कहा, उसने कहा पहला तरीका तो मेरे पास ये था जिसमें अभी अपने सॉफ्टवेयर को मार्केट में सेल कर सकता है। जिसको इसका सॉफ्टवेयर चाहिए वो इस इनक्रिप्टेड डेटा को, इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर को परचेज करेगा और यूज लेगा, लेकिन वो ये नहीं पढ़ पाएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है, वो उसके काम को एग्जैक्टली नहीं समझ पाएगा। उसको उसके जैसे सॉफ्टवेयर बनाने में शायद बहुत ज्यादा मेहनत लगे, खुद के लॉजिक्स लिखने पड़े। लेकिन दूसरा ऑप्शन इसके पास क्या था, तो इस डेवलपर के पास दूसरा ऑप्शन ये था लर्नर्स कि इसका जो सॉफ्टवेयर है, जिसका सोर्स कोड जो था, इस सोर्स कोड को ये ऐसे ही किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही अपलोड कर दे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोग गिटहब ज्यादा यूज लेते हैं तो इसने अपने सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम को, ओरिजिनल प्रोग्राम को जिसे हर कोई पढ़ सकता है, समझ सकता है, गिटहब पे ऐसे ही अपलोड कर दिया, पब्लिक कर दिया, जिसकी वजह से अब इसे कोई भी देख पा रहा है, कोई भी डाउनलोड कर पा रहा है, यानी ये सॉफ्टवेयर सबको फ्री में मिल रहा है, वो भी ओरिजिनल प्रोग्राम के साथ। और ऐसा होने की वजह से अब हर एक यूजर, हर एक डेवलपर अपने एक्सपीरियंस और अपनी नीड्स के बिहाफ पे हर एक यूजर क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर में चेंजेस करता जा रहा है। तो विद इन 6 मंथ्स और विद इन अ ईयर अगर आप देखोगे तो आपका जो पहला प्रोसेस था, तो इसमें जो सिक्योर सॉफ्टवेयर था, डेवलपर इसमें कुछ एक आधे चेंजेस कर पाया होगा, है ना, ये अपने पुराने सॉफ्टवेयर से कुछ 1-2% ही बेहतर हो पाया होगा। लेकिन अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की जिसे हमने पब्लिकली अपलोड कर दिया था, सबके लिए फ्रीली इसको प्रोवाइड कर दिया था, लोगों ने इसे डाउनलोड करा, यूज लिया, अपने हिसाब से चेंजेस करे, चेंजेस भी इसमें अपडेट करे, यानी मार्केट में चेंजेस को शेयर करा, एंड विद इन 1 ईयर इस टूल की परफॉर्मेंस 100% इंक्रीज हो गई। केवल परफॉर्मेंस की बात नहीं है, इसके फीचर्स, इसकी फंक्शनैलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई, बिकॉज सर यहाँ पे कई सारे लोगों ने अपनी नीड्स के हिसाब से कंटिन्यूसली चेंजेस करे। अब देखा जाए तो 1 साल के बाद अगर हम देखें तो जो सॉफ्टवेयर ए था उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं होंगे, उसमें बेसिक अपडेट्स आएंगे, लेकिन जो सॉफ्टवेयर बी था, अगर मैं उसको कंपेयर करूं तो सॉफ्टवेयर बी कई एडवांस और मार्केट के लेटेस्ट जो टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजीज हैं, उनको यूज ले रहा होगा। शायद वो एआई की मदद से पेन टेस्टिंग कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है, बट ओवरऑल ये बात समझ आई कि सर जो सेकंड कंसेप्ट है जिसमें लोग अपने सॉफ्टवेयर्स को, उनके प्रोग्राम्स को फ्रीली पब्लिकली अपलोड कर देते हैं, उनका मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, उनका मोटिव होता है कि उनके सॉफ्टवेयर्स को और बेहतर बनाया जा सके, उनका सॉफ्टवेयर जो है उनकी कम्युनिटीज में, उनके वेलफेयर में यूज हो। तो ऐसे टूल्स या ये पूरा प्रोसेस लर्नर्स ओपन सोर्स कहलाता है, और ये ही हमारा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। एक ओपन सोर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट मींस इसका पूरा सोर्स कोड मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है, और इसी रीजन से आपको इसके कई वर्जन्स और इसमें अच्छे अच्छे चेंजेस देखने को मिलते हैं। फिलहाल इसे आज के टाइम पे गूगल मेंटेन और मैनेज कर रहा है, बट ओवरऑल ये था हमारा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन। उम्मीद करते हैं लर्नर्स आप सभी को एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं एपीके की तरफ, यानी एप्लीकेशंस की तरफ, एंड्रॉइड एप्लीकेशंस की तरफ। क्या होती है एंड्रॉइड एप्लीकेशन, जिन्हें हम .apk फाइल कहते हैं, ये एग्जैक्टली है क्या? तो सर और कुछ नहीं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कई सारे सॉफ्टवेयर हैं। जैसे आज हमारे माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे विंडोज 10 हो, 8 हो, विंडोज 11 हो, वहां पे हमारे पास कई सारे टूल्स हैं। हमारे पास क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, जूम है, मल्टीपल टूल्स हैं। ये टूल्स जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पड़ेंगे उसके सॉफ्टवेयर हैं, जिनको हम .exe फाइल के जरिए डिफाइन करते हैं। .exe फाइल जो है विंडोज में सपोर्ट करती है सॉफ्टवेयर के केस में। उसी तरीके से बाय डिफॉल्ट हमारे एंड्रॉइड के अंदर जितने भी एप्स है, जितने भी एप्लीकेशंस हम यूज लेते हैं, उनका स्ट्रक्चर या उनका जो एक्सटेंशन है, उनका जो नाम है वो .apk होता है। इट मींस एंड्रॉइड के सॉफ्टवेयर्स को एप्लीकेशन कहा जाता है, एपीके फाइल्स कहा जाता है। और अगर हम देखें तो ये एपीके फाइल्स बनाई जाती है किन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से? तो सर यहाँ पे हमारे पास है जावा, हमारे पास है कॉटलिन, हमारे पास है C++ एंड सो ऑन। इस तरीके से मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनकी मदद से एक एंड्रॉइड एपीके बनाई जा सकती है। इसी के साथ साथ सर एक एपीके होता क्या है? तो एपीके और कुछ नहीं, ये जो एपीके पैकेज है ये और कुछ नहीं होता, जिसे हम एंड्रॉइड पैकेज किट कहते हैं। ये एक्चुअली लर्नर्स एक जिप फाइल है। इस चीज का प्रैक्टिकल अभी हम करके देखेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा। एक एपीके फाइल और कुछ नहीं होता, वो बस एक जिप फाइल होती है। एक ऐसी फाइल जिसमें सारा डेटा मिलाकर कंप्रेस कर दिया गया है और उसके बाद उसको थोड़ा सिक्योर कर दिया गया है, वही एक एपीके फाइल होती है। इस प्रोसेस को समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम डिटेल में जाते रहेंगे। फिलहाल मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअली अगर आज मैं एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन को रीनेम करूं .apk से .zip में, तो ये हमारी एप्लीकेशन एक जिप फाइल बन जाएगी। और अगर मैं जिप को एक्सट्रैक्ट करूं तो मुझे क्या डेटा मिलेगा? उस एंड्रॉइड एपीके को चलाने वाली सभी फाइल्स और फोल्डर्स और उसके अंदर रखा हुआ एक्स्ट्रा डेटा।
इट मीन्स मुझे जिप फाइल के अंदर देखने को मिलेगा सोर्स कोड यानी ओरिजिनल प्रोग्राम, इसके अंदर देखने को मिलेगा मैनिफेस्ट फाइल जो कि इसका स्ट्रक्चर लेके चलती है, जिसके बारे में मैं आपको आगे चल के अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। इसके अंदर होगा रिसोर्सेज नाम का फोल्डर, उस रिसोर्सेज फोल्डर में वो सारी फाइल्स, वो सारा डेटा, वो सारी चीजें होगी जो एपीके के काम आ सकती है। अब चाहे वो उसके ग्राफिक्स हो, कुछ इमेजेस हो, कुछ वीडियोस हो, कुछ आइकन्स हो, कुछ भी हो सकता है। और फाइनली आती है मेटा फाइल्स विच मीन्स मेटा डेटा फाइल्स। अब ये मेटा डेटा क्या होता है? तो सर एक फाइल की कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, सिग्नेचर्स एंड ऑल, उस फाइल की जो मेटा इन्फॉर्मेशन है, उस फाइल की इन्फॉर्मेशन, एपीके की इन्फॉर्मेशन, वो इस मेटा फाइल में स्टोर होती है। इन सबको कंप्रेस करके जिप बनाया जाता है, उस जिप को सिक्योर करके रीनेम करा जाता है और हमें मिल जाती है .apk फाइल्स जो हम हमारे एंड्रॉइड डिवाइस में यूज देते हैं। क्या ये बात सच है? तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं ताकि हमें और अच्छे लेवल पे इसकी क्लैरिटी मिले लर्नर्स। एंड फॉर दैट हम चलते हैं हमारी काली मशीन की तरफ। सो लर्नर्स, यहाँ पे हमारा काली मशीन स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले कोई भी एपीके फाइल आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको मैं उसका भी प्रोसेस सिखा देता हूँ। एक बेसिक प्रैक्टिकल हम करें ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअली एक एपीके फाइल क्या होती है, बट उसके अंदर भी डिकोडिंग, डिक्रिप्शन, कई चीजें करनी होती है जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियोज में प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, जो आसान है बट आपको नेक्स्ट वीडियोज में दिखाऊंगा। फिलहाल हमने जो पढ़ा क्या वो बात सच है नहीं वो हम देख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमें किसी एक गेम की, मान लेते हैं फ्लैपी बर्ड नाम का गेम है, उसकी एपीके फाइल चाहिए, तो हमने फ्लैपी बर्ड स्पेस .apk लिख दिया। मेरे पास कई वेबसाइट आएगी जो मुझे फ्लैपी बर्ड एपीके फाइल प्रोवाइड कर देगी, इस गेम की एप्लीकेशन फाइल प्रोवाइड कर देगी जो हम अपने मोबाइल में रन करते हैं। तो हम गए अपनी पहली वेबसाइट पे, एक दो वेबसाइट ओपन कर देते हैं एंड यहाँ पे ये रहा हमारा डाउनलोड एपीके का बटन, हमने इस पर क्लिक कर दिया। तीनों में से कोई भी वेबसाइट पे आपको जल्दी फाइल मिल जाए, आप क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे कोई इशू नहीं है। फिलहाल हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया था, लेट्स सी क्या अपडेट है इसका। फ्लैपी बर्ड के वर्जन्स बता रहा है एंड आई थिंक डाउनलोड प्रोसेस स्टार्ट होके कंप्लीट भी हो गया है। हमारी एपीके फाइल सक्सेसफुल डाउनलोड हो चुकी है। अब सर ये एपीके फाइल एग्जैक्टली क्या होती है? हम क्लिक करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, रन करते हैं, ठीक है, बट क्या ये एक जिप फाइल थी? तो ये देखने के लिए हम गए हमारे फाइल मैनेजर में जहाँ ये फाइल पड़ी है डाउनलोड फोल्डर में। हमने इस पर राइट क्लिक करा, हमने कहा कि इसे रीनेम कर दिया जाए। हमने इसे एपीके से कन्वर्ट कर दिया .zip में, रीनेम बटन पर क्लिक करा और ये रीनेम हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे सर? तो इसे एक्सट्रैक्ट करना है, फिर से राइट क्लिक करो और एक्सट्रैक्ट हियर कर दो। आप देखोगे लर्नर, जैसा हमने देखा था, हमारे पास एक फोल्डर आ चुका है, इसके अंदर हम जाएंगे तो हमारे पास एसएस नाम का फोल्डर है, एक दो फोल्डर्स एक्स्ट्रा भी है जिनके बारे में धीरे धीरे समझ आएगा। लाइब्रेरीज है, मेटा इन्फो है, रिसोर्सेज है, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट.xml है, और जो classes.dex फाइल है ये और कुछ नहीं, हमारा सोर्स कोड है जिसे सिक्योर करके रखा गया है ताकि हर कोई इसे डायरेक्टली देख ना सके। इसे देखने का यानी डिक्रिप्ट करने का तरीका है जो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। बट आई होप लर्नर आप लोगों को ये बात तो समझ आ गई कि एपीके और कुछ नहीं, एक जिप फाइल ही है जिसे कंप्रेस करा गया है और सिक्योर करा गया है, उसमें कुछ अपनी इंफॉर्मेशन जैसे सिग्नेचर्स ऐड करे गए। अब यहाँ पे लर्नर्स इस एपीके के बारे में हमें एक और इंपॉर्टेंट बात समझनी है और उसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। बेसिकली एंड्रॉइड डिवाइस में ये एपीके कितने टाइप्स की हो सकती है? तो ये दो टाइप की एपीके हमें देखने को मिलती है और बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। एंड्रॉइड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके पास दो टाइप के एप्लीकेशंस हैं। एक वो एप्लीकेशंस है जिसे हम कहते हैं प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस, जो उसके अंदर पहले से इंस्टॉल थी, यानी जब आप एक डिवाइस परचेज करके लाते हो, उससे पहली बार स्टार्ट करते हो, तो उसके अंदर आपको जितने भी ऐप्स पहले से इंस्टॉल मिलते हैं जो कंपनी के जरिए एंड्रॉइड के साथ ही दिए गए हैं, वो सारे प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर हैं, प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं। अब चाहे वो हमारी गैलरी का एप्लीकेशन हो, कैमरे का एप्लीकेशन हो, ब्राउजर का एप्लीकेशन हो, फाइल मैनेजर का एप्लीकेशन हो, जितने भी ऐप्स पड़े रहते हैं ये सब प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन होते हैं, पहले से इंस्टॉल। उसके अलावा हमारे पास होते हैं वो सॉफ्टवेयर जो हमने इंस्टॉल करे, हम प्ले स्टोर पे गए या हम किसी वेबसाइट पे गए, वहां से हमने एप्लीकेशन को डाउनलोड करा, उन्हें इंस्टॉल करा। अब चाहे वो व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, या कोई भी XYZ गेम या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, ये हमने इंस्टॉल करे हैं बाद में, इन्हें हम कहते हैं यूजर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन। और चाहे सिस्टम इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन हो, चाहे यूजर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन हो, इनकी लोकेशन क्या है, एक एंड्रॉइड डिवाइस में कहाँ रखे हुए होते हैं, बिकॉज जब हमें इनकी लोकेशन पता होगी तभी हम इनमें जाके टेस्टिंग परफॉर्म कर पाएंगे, कमियां ढूंढ पाएंगे। तो लर्नर्स, प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन जो पहले से इंस्टॉल रहती है, उनकी लोकेशन होगी सिस्टम नाम के फोल्डर के अंदर, सारे के सारे ऐप इंस्टॉल होंगे। फॉर एग्जाम्पल सिस्टम के अंदर अगर गैलरी नाम का कोई ऐप है तो gallery.ap के नाम का, या अलग नाम हो सकता है उस ऐप का थोड़ा, उसके नाम का एक फोल्डर होगा, यानी गैलरी का एक फोल्डर होगा। इस गैलरी के फोल्डर के अंदर ऐप का सारा डेटा पड़ा होगा। इट मीन जितने भी ऐप इंस्टॉल हुए हैं, हर ऐप के नाम का एक फोल्डर बनेगा, और वो कहां बनेगा? सिस्टम फोल्डर के अंदर। बट इसके बारे में एक और बात मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ लर्नर्स, एक यहाँ पे चीज आपको पता होनी चाहिए कि चाहे सिस्टम फोल्डर हो चाहे डेटा फोल्डर हो, एक्चुअल पार्ट में सबसे पहले एक डेटा फोल्डर होता है, यानी एक /data नाम का फोल्डर होगा। स्लैश मीन्स होम लोकेशन में डेटा नाम का फोल्डर होगा। इस डेटा नाम के फोल्डर के अंदर सिस्टम नाम का फोल्डर होगा
और उसमें सभी ऐप के फोल्डर्स आएंगे और उनका डेटा आएगा। और अगर मैं बात करूं यूजर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की, तो ये बता रहा है कि सर जितने भी यूजर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं उनकी लोकेशन होती है डेटा और उसके अंदर ऐप के फोल्डर का नाम और उसके बाद उस फोल्डर के अंदर ऐप का सारा डेटा। बट ये भी डेटा के अंदर होगा। इट मींस अगर दोनों को मैं देखूं तो सबसे पहले डेटा नाम का फोल्डर होगा, देन सिस्टम नाम का फोल्डर होगा, देन उसके अंदर ऐप के नाम का फोल्डर है। यहाँ पे सबसे पहले डेटा नाम का एक फोल्डर होगा, देन उसके अंदर अगेन एक डेटा नाम का फोल्डर होगा और उसके अंदर एप्स के फोल्डर होंगे। तो ये है सिस्टम इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस और यूजर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस का डेटा कि कहां पे क्या डेटा रखा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को एंड्रॉयड एप्लीकेशंस उनके टाइप्स के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। लर्नर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे एंड्रॉयड manifest.xml फाइल को, एंड्रॉयड एपीके की सबसे इंपॉर्टेंट फाइल और वो पहली फाइल जिस पे हम फोकस करते हैं, जिसको हम सबसे पहले एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एंड्रॉयड manifest.xml एक ऐसी फाइल है जो एक एंड्रॉयड ऐप का पूरा स्ट्रक्चर लेके रखती है। इट मीन्स जब आपने एक ऐप बनाया, उस ऐप के साथ में आपने एक XML फाइल बनाई, एक ऐसी फाइल बनाई जो उस ऐप का पूरा स्ट्रक्चर अपने साथ लेके चल रही है। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है लर्नर्स कि वो केवल स्ट्रक्चर लेके नहीं चल रही, स्ट्रक्चर के अलावा उसमें और कई ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट डेटा है जो हमारे लिए भी यूजफुल है और एक डेवलपर के लिए भी यूजफुल है। अब वो डेटा क्या क्या हो सकता है? इट मीन्स एक एंड्रॉयड manifest.xml फाइल में एग्जैक्टली क्या क्या डेटा रहता है। तो सबसे पहला जो डेटा में यहाँ पे देखने को मिलता है वो है यूनिक पैकेज नेम। जितने भी ऐप आप लोगों ने इंस्टॉल कर रखे हैं, हर एक ऐप को यूनिकली पहचानने के लिए, उसका यूनिक फोल्डर बनाने के लिए, उसकी यूनिक लोकेशन रखने के लिए उनको एक यूनिक नेम दिया जाता है और वो ही यूनिक पैकेज नेम कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं फ्लैपी बर्ड नाम का एक गेम इंस्टॉल करता हूं तो उस फ्लैपी बर्ड गेम का जो फोल्डर बनेगा वो फ्लैपी बर्ड के नाम से नहीं बनेगा, यानी केवल फ्लैपी बर्ड नहीं होगा, उसका नाम होगा एग्जांपल के तौर पे com.willy.flappybird। तो किस ऐप को क्या यूनिक पैकेज नेम दिया गया है ये हमें पता पड़ जाता है एंड्रॉयड manifest.xml फाइल के अंदर ही। सेकेंड हमारे पास पार्ट आता है वर्जन इंफॉर्मेशन, जिसमें बेसिकली लर्नर्स आपके उस ऐप को बनाने में जिन जिन टूल्स एंड इन्वायरमेंट्स के जो वर्जन यूज लिए गए हैं वो आपको यहाँ पे पता पड़ जाता है। इट मींस आपके एपीके में यूज लिए जाने वाले इन्वायरमेंट्स, कुछ पर्टिकुलर यूज लिए जाने वाले सॉफ्टवेयर्स के जो वर्जन हैं वो हमें यहाँ पता पड़ जाएगा। जैसे आपका एंड्रॉइड ऐप जो है वो जावा के किस वर्जन के जरिए बनाया गया, एंड्रॉइड स्टूडियो के किस वर्जन के जरिए बनाया गया, उसमें XML फाइल्स के क्या वर्जन्स है। इस तरीके से आपको कई वर्जन्स देखने को मिलेंगे। देन इसके बाद हमारे पास आता है डेफिनेशंस। अब डेफिनेशंस में क्या डेटा आता है? तो डेफिनेशंस का कहना यह है सर कि आपके ऐप के अंदर जो जो चीजें डिफाइन करी गई है, जैसे उसमें कौन कौन से पेजेस होंगे, वो क्या क्या परमिशंस लेगा, उसमें क्या क्या काम होने चाहिए, वो सारा डेटा जो है वो यहीं पे डिफाइन करा जाता है। यानी एंड्रॉयड manifest.xml फाइल में हमें वो स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है कि मेरा ऐप क्या क्या एक्टिविटीज करने वाला है, जो अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इससे हमें आइडिया लग जाएगा ये ऐप क्या क्या कर सकता है और कमी कहाँ पे हो सकती है, वो हम फिगर आउट करते हैं। देन आता है परमिशन डेफिनेशन। जैसा मैंने आपको कहा क्या क्या डिफाइन हो रहा है, तो सर ये तो डिफाइन हो ही रहा है कि ऐप क्या क्या एक्टिविटीज कर रहा है, ये भी डिफाइन होता है कि वो ऐप क्या क्या परमिशंस मांगेगा, उस ऐप को क्या क्या परमिशंस की जरूरत है। और ये बहुत ऑब्वियस है, आप सभी ने इस चीज को एक्सपीरियंस करा होगा कि जब भी हम अपने एंड्रॉइड डिवाइस में कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ऐप इंस्टॉल होने के बाद या तो हमारा इंटरनल स्टोरेज का एक्सेस लेता है या फिर वो डेटा का एक्सेस लेता है, लोकेशन एक्सेस लेता है, कैमरा एक्सेस लेता है। ये सारी परमिशंस वो ऐप हमसे मांगता है हमारे डिवाइस में, ये सारी परमिशंस वो ऐप लेता है। तो एक ऐप आपके डिवाइस में इंस्टॉल होने के बाद क्या क्या परमिशन मांगेगा या क्या क्या परमिशंस की जरूरत उसको है, वो सारी चीजें आपको यहाँ परमिशन डेफिनेशंस बेसिकली एंड्रॉयड manifest.xml के अंदर डिफाइन हुई हुई दिख जाएगी। देन हमारे पास आता है शेयर्ड यूजर आईडी इंफॉर्मेशन। इट मींस सर हर ऐप को, हर यूजर को एक यूनिक आईडी दी जाती है। इस यूआईडी को, यूनिक आईडी को बेसिकली एंड्रॉयड manifest.xml में मेंशन करा जाता है कि आपके ऐप को यूनिकली पहचानने के लिए क्या आईडी दी गई है, ताकि आप उसके डेटा को, उसके रिसोर्सेज को इंटरनली शेयर कर सकें। देन हमारे पास आता है प्रिफर्ड इंस्टॉलेशन लोकेशन। इट मींस आपका जो ऐप है उसे रखा कहाँ पे जाएगा, उसकी कौन सी फाइल्स किस लोकेशन पे रखी जाएगी, तो उसकी इंस्टॉलेशन लोकेशन क्या होगी, ये भी एंड्रॉयड manifest.xml में देखने को मिलेगा। यानी अब अगर मुझे मेरे ऐप के फोल्डर्स, उनका डेटा एक्सेस करना है, उस ऐप के अंदर जो डेटा सेव हुआ है वो एक्सेस करना है, तो मैं एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे जाऊंगा जो एंड्रॉयड manifest.xml में मेंशन है कि सर ये इसकी इंस्टॉलेशन लोकेशन है। देन हमारे पास आता है यूआई इन्फॉर्मेशन। अब यूआई इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, तो सर यूआई इन्फॉर्मेशन में जो इनका लॉन्चर आइकन होता है, इट मींस जो ऐप का आइकन होता है। व्हाट्सएप पे हमें जो आइकन देखने को मिलता है, स्काइप पे हमें जो एस का आइकन देखने को मिलता है, इंस्टाग्राम पे जो हमें आईएन का आइकन, इंस्टाग्राम का जो लोगो हमें एज आइकन के तौर पर दिखता है। तो इट मींस हर एक एप्लीकेशन का
जो आइकन में इमेज दिखनी चाहिए है, जो ग्राफिक्स दिखनी चाहिए है, वो ग्राफिक्स भी यहीं पे डिफाइन होती है कि क्या ग्राफिक्स दिखेगी, जिसे आप चेंज भी कर सकते हैं, नो डाउट। देन फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास आता है 8 पॉइंटर्स विच इज एक्सटर्नल लाइब्रेरी पैकेजेस। यानी अगर आपके ऐप के अंदर आपने कोई भी एक्सटर्नल पैकेज, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को यूज लिया है, तो उसका भी डेटा यहाँ एंड्रॉइड मैनिफेस्ट.एक्सएमएल में आपको पता पड़ जाएगा कि आपने कौन कौन सी थर्ड पार्टी सर्विसेज यूज लिए। फॉर एग्जांपल आज अगर हम हमारे ऐप में गूगल मैप्स ऐड करते हैं, तो गूगल मैप का पूरा मैप हम तो डिजाइन नहीं कर रहे, हम तो नहीं बना रहे, हमारे पास उसका ओरिजिनल पूरा सोर्स कोड तो नहीं है। हम क्या कर रहे हैं कि सर जो गूगल मैप के पास ऑलरेडी बनाया हुआ डेटा है, हम उसको यूज ले रहे हैं, हम उसकी लाइब्रेरी, उसके पैकेज को यूज ले रहे हैं, हम उसे कॉल कर रहे हैं कि सर आपको जो गूगल मैप है हम उसे एम्बेड करना चाहते हैं, हम उसे अटैच करना चाहते हैं हमारे ऐप के अंदर किसी लोकेशन पे यूज लेना चाहते हैं, तो ये हम थर्ड पार्टी सर्विस को यूज ले रहे हैं। तो इस तरीके का जितना भी डेटा होता है, जितनी भी लाइब्रेरीज पैकेजेस होगी जो थर्ड पार्टी है, वो डेटा एंड्रॉइड मैनिफेस्ट.एक्सएमएल फाइल में जाएगा। आई होप लर्नर्स आप लोगों को एंड्रॉइड मैनिफेस्ट.एक्सएमएल के ये 8 एंटिटीज, इसमें क्या क्या डेटा आ रहा है, कहाँ यूजफुल हो सकता है, इसका एक आइडिया लगा होगा। जब हम इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो आप इसको डायरेक्टली रिलेट कर पाएंगे। बट मेक श्योर कि आप लोग इसके नोट्स जरूर बनाए लर्नर्स, बिकॉज अगर ये स्किप हो गया तो प्रैक्टिकल आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और अगर मैं बग बाउंटी हंटिंग की जर्नी में आगे जाना ही है, एपी के बग बाउंटी हंटिंग की जर्नी में, देन इन दैट केस हमें तैयारी अभी से स्ट्रांग रखनी है, हमारा बेस स्ट्रांग होना चाहिए। अब हम आते हैं एंड्रॉइड मैनिफेस्ट.एक्सएमएल के एक एग्जाम्पल पे। सर ये दिखती कैसी है? हमने ये तो देख लिया इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ सकती है, अब वो इन्फॉर्मेशन आ भी रही है या नहीं, हमने जो पढ़ा वो सही है या नहीं। तो हम देखते हैं सर आपके एंड्रॉइड मैनिफेस्ट.एक्सएमएल फाइल में सबसे पहले इसने एक्सएमएल के वर्जन्स को डिफाइन करा है, इनकोडिंग कौन सी है वो डिफाइन करा है। अब आप देखोगे पैकेज के अंदर इसने हमें डिफाइन करा है कि हमारे ऐप को यूनिक नाम क्या दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे वर्जन कोड बता रखा है, वर्जन नेम बता रखा है एंड्रॉइड का ही। देन हमारे पास एप्लीकेशन एंड्रॉइड आइकन के अंदर आप देखोगे इसने वो आइकन की लोकेशन दी है। ऐप को जब हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट नहीं भी करें तो ऐप के ऊपर जो उसका इमेज बना, उसकी ग्राफिक्स बनी हुई आती है ना, उनका जो लोगो बना हुआ आता है, वो एग्जैक्टली यहाँ पे डिफाइन करा गया है। एक्टिविटी क्या क्या होगी, जो भी एक्टिविटीज होगी वो यहाँ डिफाइन करी जाती है। जैसे इसने बोला कि एक बेसिक एलिमेंट नाम की एक्टिविटी है, तो वो उसने यहाँ पे डिफाइन करी, ठीक है। उसका नाम यहाँ पे जो भी होगा मेंशन कर दिया जाएगा। देन हमारे पास आता है इंटेंट। इंटेंट क्या होता है इस बारे में लर्नर्स हम डिटेल में समझेंगे। फिलहाल आप ऐसा समझ लीजिए कि इंटरनल ऐप कम्युनिकेशंस में इंटेंट काम आता है, आपस में बात करने के लिए इंटेंट यूज लिया जाता है। देन हमारे पास है एक्शंस। तो एक्शंस क्या क्या है? एंड्रॉइड इंटेंट एक्शन मेन, इंटेंट की मदद से मेन जो इनका लाइब्रेरी था, जो मेन एक्टिविटी थी उसे कॉल करा गया, ठीक है। और इसी तरीके से ऐप को स्टार्ट करने का, लॉन्च करने का फंक्शन लॉन्च करा गया। देन हमारे पास आ गया एप्लीकेशन, उसमें लिखा है यूजर एसडीके और यहाँ पे लिखा हुआ है एंड्रॉइड मिनी एसडीके का वर्जन है 2। वैसे तो 2 नहीं होगा, आपके वर्जन डिफरेंट देखने को मिलेंगे, बट द पॉइंट इज एंड्रॉइड मैनिफेस्ट.एक्सएमएल में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। फिलहाल इस वाली एक्सएमएल फाइल में परमिशन का डेटा नहीं है, अदरवाइज हर एंड्रॉइड मैनिफेस्ट.एक्सएमएल में अगर आपका ऐप कोई परमिशन मांग रहा है, जैसा कि उसने बोला कि मुझे कैमरे की परमिशन चाहिए, लोकेशन की परमिशन चाहिए, स्टोरेज की परमिशन चाहिए, तो वो सारी परमिशंस आपके सामने इसी फाइल में देखने को मिलेगी। ये एक डेमो फाइल है, जल्दी हम एक रियल फाइल देखेंगे और आपको उससे आइडिया लग जाएगा। हम बात करेंगे मेजर एपीके कंपोनेंट्स के बारे में। एपीके के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, जिसमें हमारे पास टोटल 4 कंपोनेंट्स है। इसके बारे में हमें पता होना ही चाहिए लर्नर्स। सबसे पहला जो कंपोनेंट हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं इंटेंट्स। नाउ इंटेंट्स क्या है? तो आप देखोगे मैसेजिंग सिस्टम टू रिक्वेस्ट एक्शंस, बेसिकली ऐप के इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए, ऐप ताकि आपस में बात कर सके या फिर एक ऐप दूसरे ऐप से भी कुछ डेटा शेयर कर सके, इंटेंट्स का यूज लिया जा सकता है। मेजरली जो इंटेंट का यूज है वो ये है कि आपका ये जो एक ऐप है, कोई भी एपीके है, इस ऐप में अगर कोई मैसेज इसको डिवाइस तक पहुंचाना है, बेसिकली ऐप को खुद से बात करनी है, अपने किसी दूसरे पेज से बात करनी है, अपने किसी दूसरे पेज को कोई मैसेज भेजना है, अपने डिवाइस को मैसेज भेजना है, तो इसके लिए इंटेंट्स यूज लिए जाते हैं। सो इन शॉर्ट इंटेंट्स और कुछ नहीं, ऐप के इंटरनल कम्युनिकेशन में यूज लिए जाते हैं। ये ऐप के आपस की बातचीत में और ऐप से सिस्टम की बातचीत में जो डेटा मैसेजेस शेयर हो रहे हैं उसमें इंटेंट्स यूज हो रहे हैं। सेकंड जो पॉइंटर आता है उसे हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स। इन्हें समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि वर्ड ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है। तो ब्रॉडकास्ट का मतलब लर्नर्स होता है एक ऐसी सर्विस जो एक बार में सबके लिए पब्लिक कर दी जाए, एक बार में सबको सेंड कर दी जाए, एक बार में सबको शेयर कर दी जाए, और जिसको भी उस सर्विस की जरूरत होगी वो सर्विस को यूज लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने ARP के बारे में सुना होगा, नेटवर्किंग कंसेप्ट्स के वीडियोस में हमने बताया था कि ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का काम है ब्रॉडकास्ट पैकेज भेजना। वो एक बार में सबको पैकेट भेजता है और पूछता है कि भाई 192.168.1.1 IP किसके पास है, जिसके पास भी होती है वो रिप्लाई देता है।
तो यहाँ पे केवल वही उसका रिप्लाई देता है जिसके पास वो आईपी है, या केवल वही उस पैकेट को एंटरटेन करता है जिसके वो काम का है, लेकिन वो पैकेट भेजा सबको जाता है। इसी तरीके से जब हम नॉर्मली गाने सुनते हैं, एफएम रेडियो जब हम यूज लेते हैं, तो वहां पे होता यह है कि एक मेन स्टेशन होता है जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सबके लिए पब्लिकली डेटा शेयर कर रहा है। जिसको भी वो डेटा, जिसको भी वो गाने सुनने हैं, वो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एक रिसीवर के जरिए उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जाएगा, उस डेटा को रिसीव करेगा और उसको यूज लेगा, उसको सुनेगा। उसी तरीके से यहां भी ब्रॉडकास्ट रिसीवर दे रखे हैं। इट मींस अगर कोई सर्विस लॉन्च होती है जो सबके लिए हुई हो, और अगर आपको रिसीव करनी है, अगर आपको उस पर कुछ एक्शंस करने हैं, तो वहां ब्रॉडकास्ट रिसीवर काम आता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं, एंड्रॉइड से जुड़ा हुआ एग्जांपल लेते हैं कि सर आपका ये जो एंड्रॉइड एपीके है, मान लेते हैं आज कोई भी एप्लीकेशन हो, हमारे एंड्रॉइड में बहुत सारे एपीकेज हैं, बट इस एंड्रॉइड डिवाइस में जब आपको एक कॉल आता है, तो क्या आपने नोट करा है कि आपको कॉल आने से कुछ देर पहले ट्रू कॉलर पे नोटिफिकेशन दिख जाता है, या फिर उस यूजर की प्रोफाइल ओपन हो जाती है, और जब उसका कॉल आता है उसे अटेंड करते हो, उसके कॉल को एंड भी करते हो, तो भी वहां पे उसकी प्रोफाइल दिखती है। तो हो क्या रहा है, तो मान लेते हैं कि सर हमने हमारे डिवाइस में एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर को बैठाया, जिसका काम क्या है कि जैसे ही कोई एक्टिविटी होगी, जैसे ही ब्रॉडकास्टिंग में कोई डेटा आएगा, आप हमें बताना। तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर बैठ के वेट कर रहा है डेटा आने का, इसका काम रिसीव करना है। सेंडर जब भी कोई भी डेटा भेजेगा तो ये उसे रिसीव करेगा। तो हमने एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर लगाया यहाँ पे, हमने बोला कि सर यहाँ पे बीआर कर देते हैं, है ना। ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर डिवाइस में लगाया, उसको हमने टास्क क्या दिया है, इसे हमने कहा है कि जैसे ही कॉल आए किसी का, हमें अपडेट करना। तो अब जैसे ही हमारे सेकंड यूजर ने अपने मोबाइल में एक नंबर डायल करा, हमारे फ्रेंड ने अपने मोबाइल में एक नंबर डायल करा और कॉल बटन पे क्लिक करा, इससे पहले कि हमारे पास कॉल पहुंचे, ब्रॉडकास्ट रिसीवर को पता पड़ा कि सर एक कॉल आने वाला है। उसको जैसे ही ये बात पता पड़ी, वो वेट कर रहा था कि कोई मैसेज आए, कोई डेटा है, उसको डेटा आया कि कॉल आने वाला है। उसने इंस्टेंटली इस डेटा को अपने ट्रू कॉलर का जो ऐप था उसके पास भेज दिया, बोला कि कॉल आने वाला है। ट्रू कॉलर ने आपको नोटिफिकेशन दिखा दिया। बेसिकली ट्रू कॉलर का ये ब्रॉडकास्ट था। तो यानी ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स वो सर्विसेज हैं जो बैठ के वेट करती है किसी पर्टिकुलर एक्शन के होने का। जैसे ही वो एक्शन हो जाता है वो रिएक्ट करती है, उसके बदले में उन्हें जो भी कहा गया होता है वो काम करती है। हो सकता है ये टास्क होती है, जैसे कॉल आते ही इंटेंट के जरिए एक मैसेज भिजवा दो कि भाई नोटिफिकेशन दिखाए, है ना। तो इस तरीके से ब्रॉडकास्ट रिसीवर काम करता है। उम्मीद है सभी को ये बात क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं सर्विसेज की। सर्विसेज की डेफिनेशन क्या बता रही है सर? म्यूजिक प्ले करना, हैंडल ऐप अपडेट, ये सारे काम सर्विसेज मैनेज करता है। ओवरऑल लर्नर्स अगर इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो आपके डिवाइस में जो भी टास्क होते हैं, ब्लूटूथ ऑन करना, ऑफ करना, वाईफाई ऑन करना, ऑफ करना, ये जितने भी चीजों को मैनेज करने वाले टास्क है, सर्विसेज को मैनेज करने वाले टास्क है, वो सारे काम सर्विसेज नाम का कंपोनेंट मैनेज करता है। देन हमारे पास आता है एक्टिविटी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, कंपोनेंट है, इसके बारे में ध्यान से समझना। ऐप को बनाने में ये चारों चीजें काफी अलग अलग तरीके से अपना रोल प्ले करती है, काफी यूजफुल रोल प्ले करती है। अब यहाँ पे जो एक्टिविटी है, इसका काम क्या है? तो एक्टिविटी की डेफिनेशन बता रही है सर, यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन, सेटिंग स्क्रीन लिखा है। क्या मतलब है? इजी लैंग्वेज में कहूं तो एक्टिविटीज का मतलब है पेजेस, और आप इसे फंक्शंस भी मान सकते हो। अब इसके कहने का मतलब यह है कि जैसे ही ऐप स्टार्ट होता है, सबसे पहला जो पेज दिखाया जाता है, सबसे पहला जो ग्राफिक्स आपको दिखती है, एक पेज आपको दिखता है ऐप को स्टार्ट करते ही, उससे हम कहते हैं मेन एक्टिविटी पेज। उसके बाद मान लेते हैं वहां पे लॉगिन पेज है, आपने क्लिक करा कि मुझे लॉगिन पर क्लिक करना है, तो आप लॉगिन पेज पे पहुंच गए, तो ये लॉगिन एक्टिविटी कहलाएगा। इट मीन्स हर एक पेज जो उस ऐप में रखा गया है, जो एक फंक्शन कर रहा है, जो एक टास्क परफॉर्म कर रहा है, जो कोई एक्शन कर रहा है, उस पेज को एक्टिविटी कहा जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले होम पेज होता है वेबसाइट के केस में, उसी होम पेज को यहाँ पे मेन एक्टिविटी पेज कहा जाता है एंड्रॉइड के केस में। हमारे पास लॉगिन पेज होता है तो यहाँ लॉगिन एक्टिविटी कहा जाता है। हमारे पास लॉगआउट पेज होता है तो लॉगआउट एक्टिविटी कहा जाता है। हमारे पास फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन होता है, फंक्शन होता है, पेज भी कहना, उसकी अलग प्रोग्रामिंग तो होती है वैसे भी। तो अगर फॉरगॉट पासवर्ड का फंक्शन है तो यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड की एक्टिविटी होगी। इस तरीके से हर एक टास्क जो आपके एंड्रॉइड में हो रहा है, उस पेज या उस टास्क के नाम की जो फंक्शंस बना रखे हैं, उन्हें हम एक्टिविटीज कहते हैं। उम्मीद है लर्नर्स आप सभी को ये चारों कंपोनेंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अच्छे से क्लियर हो गए। इंटेंट का काम है इंटरनल ऐप कम्युनिकेशंस में मैसेजेस ट्रांसफर करना। ब्रॉडकास्ट रिसीवर का काम है किसी टास्क के होने का वेट करना। वो बैठ के वेट करता है कि भाई ब्रॉडकास्टिंग के जरिए कोई डेटा है, जैसे ही डेटा आता है वो रिएक्शन देता है, उस पर एक्शन देता है, जो भी उसमें प्रोग्रामिंग करी होगी वैसे बिहेव करेगा। थर्ड हमारे पास आता है सर्विसेज का काम है उस एंड्रॉइड डिवाइस या उस ऐप के लिए सर्विसेज को मैनेज करना, ब्लूटूथ, वाईफाई मैनेज करना, ऑन करना, ऑफ करना, डेटा ऑन ऑफ करना, ये सारी चीजें हमारी सर्विसेज मैनेज करती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्टिविटीज और कुछ नहीं, उस ऐप के पेजेस हैं, फंक्शंस हैं, लॉग इन, लॉग आउट, रजिस्ट्रेशन,
अकाउंट स्टेटमेंट्स, माय प्रोफाइल्स, अपडेट फोटोज, ये सब क्या है? ये सब एक्टिविटीज हैं एंड्रॉयड के केस में। हम बात करेंगे एंड्रॉयड आर्किटेक्चर को कि उसमें क्या क्या लेयर्स हैं और लेयर्स में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो लर्नर जो सबसे पहली लेयर हमारे पास आती है वो है हमारे लिनक्स कर्नल की लेयर। हम इसे बॉटम टू अप ही रीड करेंगे। अगर आप देखेंगे सबसे पहली लेयर लिनक्स कर्नल है, और लिनक्स कर्नल का मतलब क्या है? तो ऑब्वियस है कि सर यहाँ पे स्टार्टिंग जो हुई वो कर्नल से ही हुई। हार्डवेयर से बातचीत करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए था और वो सॉफ्टवेयर बना कर्नल, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन बस गैप ये है कि यहाँ पे ह्यूमंस इसे डायरेक्टली यूज नहीं ले सकते, ये मशीन लैंग्वेज की मदद से हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। तो ऐसा नहीं है कि ह्यूमन ने जाके ह्यूमन लैंग्वेज में कुछ लिखा या कोई छोटा सा कोड लिखा और इसने एग्जैक्टली उस कोड को यूज ले लिया अपने हार्डवेयर के अंदर। यहाँ पे हम उस लैंग्वेज में लिखते हैं जो हार्डवेयर समझ पाए। तो अब हमारे लिनक्स ने कहा कि यूजर तो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, कर्नल्स की मदद से यूजर जो है वो हार्डवेयर से बात कर सकता है। तो लिनक्स कर्नल हार्डवेयर से होने वाले सारे इंटरेक्शंस मैनेज करता है। कैसे? ड्राइवर्स के फॉर्म में। अगर आप देखोगे आप अपने डिवाइस में कोई भी हार्डवेयर अगर आप अपने एंड्रॉइड में यूज ले रहे हैं, जैसे कि कैमरा है, ब्लूटूथ है, वाईफाई है, माइक है, ये जितनी भी सर्विसेज है, जब हम इन हार्डवेयर को यूज ले रहे हैं तो उनके पर्टिकुलर ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं। इन ड्राइवर्स के अंदर बेसिकली कर्नल इनको बताता है कि इन्हें क्या काम करना है, कैसे काम करना है। देन कर्नल के बाद लर्नर्स हमारे पास आता है HAL या HIDL, विच मींस हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्ट लेयर। इसका काम क्या है, इसका यूज क्या है? तो सर जैसा कि कर्नल ने कहा कि वो हार्डवेयर से टास्क परफॉर्म करवा रहा है, बट कर्नल तक ये मैसेज कौन भेजेगा कि हार्डवेयर से कोई काम करवाना है? यानी कर्नल को कौन जाके कहेगा कि सर हमारे लिए प्लीज आप क्या कैमरा स्टार्ट करवा सकते हैं, क्या आप प्लीज ऑडियो जो रिकॉर्डिंग है वो आप स्टार्ट करवा सकते हैं? ये मैसेजेस हमारे भेज रहा है HAL यानी हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्ट लेयर। इसका काम है कि जब भी एक यूजर किसी हार्डवेयर डिवाइस को यूज लेना चाहता है तो उसके मैसेज को कर्नल तक पहुंचाना, विच मीन्स ड्राइवर्स तक पहुंचाना, जो कि कर्नल मैनेज कर रहा है जिनके अंदर। अब वहां पे ड्राइवर्स के अंदर कर्नल क्या करता है, उस डिवाइस से जाके काम करवाता है। बट कर्नल को ये टास्क कौन भेज रहा है? ये टास्क भेज रहा है हमारा HAL, है ना, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्ट लेयर। देन हमारे पास आता है नेटिव लाइब्रेरीज। अब इस नेटिव लाइब्रेरीज में बेसिकली लर्नर्स वो सारी लाइब्रेरीज हैं जो सिस्टम लाइब्रेरीज हैं, जो एप्स के बेसिक या इंपॉर्टेंट टास्क करने में मदद कर रही है, जैसे डेटा को स्टोर करना, मेमोरी को मैनेज करना। ये सारे जो टास्क है, ये सारे टास्क लाइब्रेरीज की मदद से हो सकते हैं। जैसे डेटाबेस मैनेज करने के लिए SQLite का यूज लिया जा रहा है, इसी तरीके से हर टास्क करने के लिए कुछ लाइब्रेरीज हैं जिनको यूज लिया जाता है, वो डिफाइन की जाती है नेटिव लाइब्रेरीज के अंदर। उसके जस्ट ऊपर हमारे पास आता है ART विच इज एंड्रॉइड रन टाइम। अब एंड्रॉइड रन टाइम क्या है कि सर आपका जो प्रोग्राम था जिसको आपने सिक्योर कर दिया था डेल्विक की मदद से, बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया था, जिसे हर कोई पढ़ के समझ नहीं सकता था, उस कोड को एग्जीक्यूट कौन करता है? ART करता है, एंड्रॉइड रन टाइम करता है। हमने कहा ठीक है, अब इसके और लेयर ऊपर चलते हैं। तो सर उस ऐप में जो भी काम करवाने थे वो करवाने के लिए प्रोग्रामर ने कुछ ना कुछ प्रोग्राम लिखे होंगे जो कि मैनेज होता है एंड्रॉइड फ्रेमवर्क के अंदर। एंड्रॉइड फ्रेमवर्क में क्या हो रहा है? सो जो डेवलपर था, जो एंड्रॉइड ऐप डेवलपर था, उसने ऐप में एक्टिविटीज बनाई, इंटेंट्स बनाए, कंटेंट मैनेजर बनाया, ये जितनी भी सर्विसेज उसने बनाई उस ऐप के अंदर जो भी टास्क करा है वो हमारा एंड्रॉइड फ्रेमवर्क के अंदर मेंशन रहता है। उसके अंदर वो सारे काम होते हैं। जैसे अगर एक्टिविटी को कॉल करने की जरूरत है तो वो एंड्रॉइड फ्रेमवर्क कर रहा है, अगर किसी इंटेंट को यूज लेने की जरूरत है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर को यूज लेने की जरूरत है, वो सारे टास्क कौन कर रहा है? एंड्रॉइड फ्रेमवर्क कर रहा है। इसके जस्ट ऊपर आ जाता है हमारा ऐप का ओवरऑल स्ट्रक्चर, ऊपर का स्ट्रक्चर विच इज एप्स। एक एंड्रॉइड डिवाइस में जितने भी एप्स होते हैं वो हमारे एप्स के लेयर में आएंगे। अब चाहे वो यूजर इंस्टॉल्ड एप्स हो या सिस्टम इंस्टॉल्ड एप्स हो, सारे के सारे एप्स हमारे एप्स के अंदर आ रहे हैं। तो अब इसे अप टू डाउन अगर हम समझे तो हुआ ये कि यूजर ने सबसे पहले किसी ऐप को ओपन करा। मान लेते हैं यूजर ने कहा कि मुझे एक इमेज क्लिक करनी है, एक अच्छी सी फोटो लेनी है, तो यूजर ने ऐप के आइकन पे क्लिक करा। जैसे ही उसने ऐप के आइकन पे क्लिक करा, ये ऐप का आइकन था कैमरे का, एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही कैमरे के इस ऐप आइकन पे उसने क्लिक करा, सबसे पहले एंड्रॉइड फ्रेमवर्क की मदद से एक एक्टिविटी कॉल हुई विच इज मेन एक्टिविटी, यानी उसका पहला पेज कैमरा एक्टिविटी आप मान लीजिए। तो जब ये मेन एक्टिविटी कॉल हुई है, वो ऐप ओपन हुआ है, उसकी मेन एक्टिविटी कॉल हुई है, तो हमारे सामने आ गया एक पूरा कैमरे को यूज लेने का इंटरफेस। यहाँ कैमरे को क्लिक करने का ऑप्शन है, यहाँ पे इसके मोर ऑप्शंस हैं, यहाँ पे हमारे कैमरा का फ्रेम आ चुका है जिसके अंदर सारी चीजें दिख रही है ना। अब हम क्लिक करेंगे तो इमेज क्लिक होगी, मोर पे जाएंगे तो सेटिंग्स दिखाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो पेज है ये एंड्रॉइड एक्टिविटी का पेज है। मान लेते हैं हमने इमेज क्लिक करने वाले बटन पे क्लिक करा, हमने कहा इमेज को क्लिक करा जाए। तो जैसे ही हमने ऐसा करा, क्या होगा? हमारे क्लिक करते ही कोड एग्जीक्यूट हुआ और ART ने देखा कि इस कोड में तो लिखा हुआ है कि जाकर कैमरा को स्टार्ट करो और एक इमेज क्लिक करो। तो ये मैसेज ART ने भेज दिया हमारी लाइब्रेरीज के पास। लाइब्रेरीज ने कहा ठीक है भाई, सब कुछ सही है, इमेज है, क्लिक करना है, ऐसे लेकर आना है। उन्होंने उस मैसेज को HAL के पास भेज दिया।
अब एचएल ने क्या कहा, एचएल ने कहा ठीक है आपका मैसेज है, मैं कर्नल तक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि आप कैमरे को एक हार्डवेयर डिवाइस को यूज लेना चाह रहे हैं, तो हार्डवेयर डिवाइस वाले सारे इंटरेक्ट्स एचएल मैनेज करता है। तो एचएल ने वो मैसेज भेज दिया हमारे कर्नल के पास यानी ड्राइवर के पास। अब कर्नल के पास मैसेज गया, कर्नल ने हार्डवेयर को बोला कि टास्क करो, हार्डवेयर ने अपना काम करा, कर्नल को भेजा, एंड देन इसी तरीके से हमारे ऐप के अंदर हमें हमारी इमेज जो है वो क्लिक हुई दिख गई। इस तरीके से लर्नर्स एक एंड्रॉइड आर्किटेक्चर वर्क करता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जब भी हम ऐप्स में वल्नरेबिलिटीज ढूंढते हैं, हम सबसे पहले एंड्रॉइड फ्रेमवर्क में कमियां ढूंढ रहे होते हैं, एंड्रॉइड फ्रेमवर्क को एनालाइज कर रहे होते हैं, उसका डेटा देख रहे होते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे उसकी डेप्थ टू डेप्थ लेयर्स में जाते रहते हैं। फाइनल और सबसे स्ट्रॉन्ग और जो लास्ट लेयर मानी जाती है वो लिनक्स कर्नल है, जिसे ज्यादा सिक्योर भी माना जाता है। यहाँ तक पहुंचना काफी मुश्किल होता है, बट एंड्रॉइड एंड एंड्रॉइड एपी के पेन टेस्टिंग में आप लोग ये चीजें डिटेल में समझेंगे। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टूल को देखेंगे, एक ऐसे टूल से हमारे डिवाइस को स्कैन करना सीखेंगे जिससे मार्केट के लेटेस्ट से लेटेस्ट मैलवेयर इजीली डिटेक्ट हो सकते हैं। अब चाहे आपके पास एक आईफोन हो, चाहे आपके पास एक एंड्रॉइड हो या कोई भी मोबाइल डिवाइस हो, इन टूल्स की मदद से आप अपने डिवाइस में एडवांस से एडवांस मैलवेयर को डिटेक्ट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका डिवाइस कितना कमजोर है, कहीं उसे किसी ने कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर लिया। और ये करने के लिए हम चलते हैं हमारी काली मशीन की तरफ। सबसे पहले हम हमारे फेवरेट टूल एमवीटी मोबाइल वेरिफिकेशन टूल किट का इंस्टॉलेशन करेंगे। सो लर्नर्स, हमने यहाँ पे हमारी काली मशीन को स्टार्ट कर लिया है, इसे लॉगिन कर लेते हैं हम। और लॉगिन करते ही हम एमवीटी का इजीएस्ट तरीका सीखेंगे इंस्टॉल करने का, बिकॉज एमवीटी को इंस्टॉल करते हुए लर्नर्स कई सारे एरर्स आते हैं, और अगर आप इन एरर्स से बचना चाहते हैं, आप इजीएस्ट तरीका यूज लेना चाहते हैं इनके सेटअप के लिए, तो उसके लिए आपको जाना है अपने टर्मिनल में, और थोड़ा जूम करने के बाद हम यहाँ पे रूट परमिशंस ले लेंगे, और यहाँ पे लर्नर्स हम हमारा पहला कमांड लिखेंगे विच इज pip install mvt। हम देखेंगे बाय डिफॉल्ट इस कमांड में हमें कोई एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है। बस इतना सा कमांड लिख के आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करना है। ये करते ही आपके सामने एक एरर आएगा जो हर बार आता है पाइथन पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए, जिसमें हमें ये सॉल्यूशन भी देता है। ये हमें यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा है कि सर एक कमांड है -break system packages, आप इसे यूज ले लीजिए, तो आपको विदाउट एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करे आप एमवीटी को इंस्टॉल कर पाओगे। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के भी कुछ नुकसान है, फिलहाल ये हमारे लिए एक बेनिफिशियल चीज है। हमने इसे कॉपी करा Ctrl+Shift+C से और हमारे लास्ट कमांड में ऐड कर दिया। डिस्प्ले क्लीन कर देते हैं, लास्ट कमांड में ऐड कर दिया है, एंटर प्रेस कर। अभी हमारे एमवीटी के इंस्टॉलेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा, और अगर कोई भी एरर्स आती है तो हम उसे देखेंगे, समझेंगे और उसे रिजॉल्व करेंगे। सो लर्नर्स, यहाँ पे हमारे पास पहला एरर आया है। उस एरर को रिजॉल्व करना उतना डिफिकल्ट नहीं है, आप आसानी से रिजॉल्व कर पाएंगे। हमें इस एरर को पहले समझना होगा। ये कह रहा है कि हम इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं एक पर्टिकुलर पैकेज को, और उस पैकेज का नाम है TLD 0.13 इसका वर्जन है। ये इसे अनइंस्टॉल नहीं कर पा रहा है, इट मींस ये मेरे डिवाइस में ऑलरेडी पड़ा है। अब हमें जो एमवीटी इंस्टॉल करना है उसको एक पैकेज की जरूरत है, और शायद लेटेस्ट पैकेज की जरूरत है। उसके लिए पुराने वाले को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अब इसे अनइंस्टॉल करने के लिए हम मैन्युअली इसकी हेल्प करेंगे, यानी हम सबसे पहले यहाँ पे कमांड लिखेंगे लोकेट कमांड की मदद से लर्नर्स हम ये लोकेट करेंगे कि ये फाइल कहाँ एग्जिस्ट करती है, TLD नाम का सॉफ्टवेयर कहाँ रखा हुआ है। हमने यहाँ पे लिखा TLD, एंटर प्रेस करा। यह हमें बता रहा है कि सर वॉल लिव dpkg info python 3 में TLD फाइल है, हमें ये नहीं चाहिए। हम और स्क्रॉल अप करेंगे, और अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो लर्नर्स, यूजर lib यानी लाइब्रेरीज के फोल्डर्स में python 3 dist पैकेजेस में TLD नाम का पैकेज पड़ा है। हमें इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है, तो हमने लर्नर्स केवल TLD तक के एड्रेस को कॉपी कर लिया। उसके आगे फाइल्स के नेम हमें नहीं चाहिए, हमें TLD तक का एड्रेस चाहिए था, हमने इसे कॉपी किया। एक नया टैब ओपन कर लेते हैं, रूट परमिशंस ले लेते हैं, थोड़ा जूम इन कर लेंगे फिर से, और अब हमने यहाँ पे कमांड cd और वो एड्रेस लिख दिया। एक काम और करते हैं लर्नर्स, जो TLD है उस फोल्डर के अंदर नहीं जाते हैं, हम बैक आके एंटर प्रेस कर देते हैं। अब यहाँ पे dist पैकेजेस में ls लिख के देखते हैं कि क्या यहाँ पे TLD नाम का हमारा सॉफ्टवेयर है। तो हम यहाँ पे अगर स्क्रॉल अप करें, T की रेंज में जाए, सो अगर हम TLD की रेंज देखें तो यहाँ पे एक TLD नाम का फोल्डर है और एक TLD 0.13 नाम का फोल्डर है। ऑब्वियस है यही हमारे लिए इशू क्रिएट कर रहा था, तो हम इस फोल्डर को डिलीट कर देंगे। कैसे करेंगे, तो सर हमने इस फोल्डर का नाम कंप्लीट या तो कॉपी कर लें, या फिर हम यहाँ पे कमांड लिखे rm-rf विच मीन्स रिमूव रिकर्सिवली एंड फोर्सफुली, डिस्प्ले क्लीन कर देते हैं। और इसके बाद हमने लिखा TLD और टैब बटन दबाया, तो इसने बताया कि भाई TLD के नाम से 4 फोल्डर्स हैं, हमें कौन सा चाहिए, 0.13 वाला। हमने टैब बटन के जरिए उसे सिलेक्ट करा, एंटर प्रेस करा, फिर से एंटर प्रेस करा, पैकेज डिलीट हो गया। अब हम चलते हैं हमारे टर्मिनल पे जहाँ पे सेटअप हो रहा था एमवीटी का, और हम सेम कमांड को फिर से एग्जीक्यूट करेंगे, बिकॉज इस बार TLD का एरर नहीं आएगा। अगर कोई दूसरा एरर आता है तो हम उसे रिजॉल्व करेंगे, और नहीं आता है तो वेल एंड गुड। तो आप देखोगे यहाँ पे TLD का एरर तो नहीं आया है, इस बार आया है पाइथन डेट यूटिल नाम का पैकेज आया है। अब हमें इसे रिमूव करना है, तो सेम प्रोसेस है, फोल्डर भी सेम है।
हमें बस यहाँ पे कमांड लिखना है rm-rf देन पाइथन -date का डी लिख दिया। अगर नहीं वर्क करे तो सब हटा के एक बार एंटर प्रेस कर दिया। हमारे पास _date util नाम का फोल्डर आ चुका है। क्या इस नाम का कोई और फोल्डर है? कोई फोल्डर नहीं है, इट मींस हमें इसे ही रिमूव करना है। एंटर प्रेस करा, फोल्डर डिलीट हो गया। फिर से कमांड को री एग्जीक्यूट करा। ये प्रोसेस लर्नर्स हमें थोड़ा रिपीट करना है। टूल के सेटअप में एरर्स आते हैं, बट ये बहुत अच्छी बात होगी अगर आप खुद से उन एरर्स को रिजॉल्व कर पाए तो। और फिलहाल हम खुद से मैन्युअली इन एरर्स को रिजॉल्व कर रहे हैं, जबकि इसके ऑटोमेशन तरीके भी थे, बट ये जानना आपके लिए जरूरी है। हमारे पास पायडायनेमिक कोर का एक और पैकेज आया है। अगेन लोकेशन पे जाओ, ये पायडेंटिक कोर जो था, नॉट डायनेमिक कोर, पायडेंटिक कोर जो था उसे सेलेक्ट कर लिया। क्या उसका कोई वर्जन हमें बताया गया था एरर में? तो पायडेंटिक 2.41.5 बताया था। हमने कहा ठीक है, ये रहा 2.41.5। एंटर प्रेस करा और इसको भी हमने रिमूव कर दिया। ये प्रोसेस आप कंटिन्यूस करेंगे जब तक एरर सॉल्व ना हो जाए। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। सो लर्नर्स, जैसा आप देख सकते हैं हमारा सेटअप यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब इस एमवीटी को यूज कैसे लिया जाए? तो इसे यूज लेने से पहले इसके टूल में कुछ अपडेट्स हमें करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा एमवीटी। और अगर आप एक एंड्रॉइड डिवाइस को स्कैन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे -Android, और अगर आप एक iOS डिवाइस को स्कैन करना चाहते हैं तो आप लिख देंगे -iOS। जैसे ही मैंने एमवीटी -Android लिखा, मेरे पास उसकी हेल्प आ चुकी है। और इसमें सबसे जरूरी चीजें जो हमें परफॉर्म करनी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, वो ये है कि सर आप यहाँ पे देखोगे डाउनलोड IOCS लिखा हुआ है, जिसका मतलब है डाउनलोड इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस। होता ही है लर्नर्स कि जब भी एक डिवाइस हैक होता है, उस डिवाइस में कुछ ऐसे सिग्नेचर्स होते हैं, कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें देखते ही पता पड़ जाता है कि डिवाइस हैक हो चुका है। तो ये जो सिक्योरिटी चेक है या ये जो पैटर्न्स हम देख रहे हैं, इन पैटर्न्स की एक लिस्ट बनाई गई जिसे हम IOCS कहते हैं, इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस कहते हैं। यानी हर वो रूल या हर वो चेक जो बताता है कि भाई अगर ऐसा है तो डिवाइस कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, और अगर इसके अंदर ऐसी चीजें चेंजेस हो रखी है, इसमें ऐसी चीजें लिखी हुई है, तो डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। इसकी एक प्रॉपर लिस्ट है। और हर एक मेलवेयर जब आपके डिवाइस में सेटअप होता है, वो आपकी डिवाइस में कुछ चेंजेस करता है, उन चेंजेस को ये डिटेक्ट कर लेता है और आपको कंफर्म कर देता है कि ये किस मेलवेयर का काम है। तो अब यहाँ पे हमें इन्हें डाउनलोड करना है। हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे mvt-android और उसके बाद डाउनलोड IOCS। एंटर प्रेस करा, ये सभी जो इसकी लिस्ट है उसको अपडेट कर देगा, डाउनलोड कर देगा। उसके बाद हम गुड टू गो है हमारे एंड्रॉइड डिवाइस को स्कैन करने के लिए। अब डिवाइस स्कैन कैसे होगा? तो आप अपने मोबाइल डिवाइस को केबल कनेक्शन के जरिए कनेक्ट करोगे अपने इस डिवाइस में। अब हमें एडीबी कनेक्शन बनाना है, और ऑब्वियस है या तो एडीबी कनेक्शन वायरलेस बनता है या वायर्ड तरीके से बनता है। फिलहाल हम वायर्ड तरीके का यूज लेंगे। सो हमारी काली मशीन से एंड्रॉइड डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए एंड्रॉइड डिवाइस की सेटिंग में कुछ चेंजेस करने हैं। तो आपके सामने एंड्रॉइड डिवाइस का जो डिस्प्ले विजिबल होगा, हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पे डेवलपर मोड को इनेबल करने के लिए हम जाएंगे इसके अबाउट फोन के ऑप्शन पे। तो यहाँ पे वर्जन इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद बिल्ड नंबर्स या ऐसा कोई ऑप्शन अगर हमें दिखता है मल्टीपल टाइम, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिलहाल ये कह रहा है यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर। हम बैक आएंगे, डेवलपर सेटिंग को ढूंढेंगे कहाँ पे। हमने आज सिस्टम्स पे क्लिक करा लर्नर्स, हमारे पास डेवलपर्स ऑप्शन आ चुका है, यूज डेवलपर ऑप्शन इनेबल है। स्क्रॉल डाउन करने पे हमें यूएसबी डिबगिंग ऑप्शन दिखेगा जिसे हमें ऑन करना है। यूएसबी डिबगिंग भी ऑन हो चुका है। वायरलेस डिबगिंग का ऑप्शन भी आप चाहो तो इनेबल कर सकते हो, चाहो तो ना करिए भले। अब हम यहाँ पे जो हमारा केबल है कनेक्ट कर देंगे। ये केबल हमने हमारी काली मशीन से भी कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करते ही लर्नर्स हमसे पूछेगा अलाउ करना चाहते हो यूएसबी डिबगिंग को, हम यहाँ पे इसे टिक करके अलाउ कर देंगे। और अलाउ करने के बाद अब हमें इस डिवाइस को अपनी काली मशीन से कनेक्ट करना है, जिसके लिए हम अपनी काली मशीन पाएंगे, डिवाइसेस पर क्लिक करेंगे, यूएसबी में जाके देखेंगे कि क्या हमारा मोबाइल डिवाइस जुड़ा है। मोबाइल डिवाइस दिखा रहा है, उस पर क्लिक करके उसे यहाँ ऐड कर लेंगे। फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट लर्नर्स, हम यहाँ पे कमांड रन करेंगे mvt-android, और उसके अंदर एक ऑप्शन मिलेगा विच इज चेक एडीबी। इस चेक एडीबी कमांड को रन करेंगे, कॉपी कर लेते हैं। mvt-android के बाद चेक एडीबी रन करा, एंड डिवाइस को रिकनेक्ट करने के साथ साथ हम ये भी चेक करेंगे कि हमारी काली मशीन में एडीबी का टूल इंस्टॉल है या नहीं। तो उसके लिए हमने कमांड रन करा apt इंस्टॉल, और ये टूल का नाम हमने लिख दिया, टैब बटन दबा दीजिएगा। फिलहाल हम यस लिख के एंटर प्रेस करते हैं। ऐसा करने पे एडीबी और बाकी पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे। अगर यहाँ पे एडीबी इंस्टॉल नहीं भी होता है तो हम फिर से apt इंस्टॉल एडीबी की मदद से एडीबी को सेटअप करेंगे अपनी काली मशीन में। लर्नर्स, जैसे एक प्रोसेस कंप्लीट होता है हम चेक करेंगे कि क्या हमारा डिवाइस कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन दिखा रहे हैं उसे इनेबल कर रहे हैं। अभी ये सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। apt इंस्टॉल एडीबी कमांड भी रन कर देते हैं एक बार। ओके, एडीबी जो है वो गूगल एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के साथ प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, वो कह रहा है मेरा अलग से सेटअप कर दो आप, उस पैकेज को हम रिमूव कर रहे हैं। दैट्स ओके, हम एडीबी का ही सेटअप कर लेते हैं। ऐसा है तो हमने यहाँ पे लिखा है एडीबी डिवाइसेस, सर्विस चालू हो चुकी है। हमारा जो कनेक्टेड डिवाइस था वो यहाँ पे दिखा रहा है
अब हम इसे यूज लेना चाहेंगे, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हमसे परमिशन मांग रहा है, हमने अलाउ कर दिया। और अब अगर आप देखोगे एडीबी डिवाइस में हमारा डिवाइस शो हो रहा है। हम फिर से चलते हैं एमवीटी एंड्रॉइड के पास। जो लास्ट कमांड था एमवीटी एंड्रॉइड चेक एडीबी, हमने कमांड रन करा। तो लर्नर्स यहाँ पे इस एरर ने हमें एक सजेशन दिया है कि आप एडीबी किल सर्वर कमांड एक बार रन कर दो। हमने कमांड रन करा, एंटर प्रेस करा और उसके बाद हमने फिर से एमवीटी एंड्रॉइड चेक एडीबी कमांड को रन कर दिया। अब आप देखोगे हमारा यहाँ जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है, हम डिवाइस से कनेक्ट हो चुके हैं। ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि क्या आप अभी कोई बैकअप बनाना चाह रहे हो या नहीं। तो फिलहाल मैंने बैकअप क्रिएट कर दिया है और अब यहाँ पे इस एंड्रॉइड को पूरा स्कैन करके इसका डेटा रख के ये अच्छे से हमें एक रिपोर्ट ला के देगा, हमें बताएगा कि इसको एंड्रॉइड में क्या क्या वल्नरेबिलिटीज मिली। सो लर्नर्स, इस तरीके से आप अपने किसी भी मोबाइल डिवाइस को, चाहे वो iOS हो, चाहे वो एंड्रॉइड हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का डिवाइस हो, यहाँ पे कनेक्ट करके स्कैन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं क्या उसमें कोई भी मैलवेयर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। इसकी जो रिपोर्ट आपके सामने आएगी लर्नर्स, डेफिनेटली हो सकता है कि आप लोगों को रिपोर्ट समझना है। इन दैट केस आपको कंट्रोल ए की मदद से उस पूरी रिपोर्ट को कॉपी करना है और उसके बाद अपने किसी भी एआई टूल पे ले जाके उस रिपोर्ट को पेस्ट कर देना है। एआई उस रिपोर्ट को आप लोगों के लिए समराइज या कंक्लूड कर देगा। हम बात कर रहे हैं मॉब एसएफ की, एक बहुत ही पावरफुल टूल जिसकी मदद से आप किसी भी मोबाइल सॉफ्टवेयर को, अब चाहे वो मोबाइल एंड्रॉइड का हो, iOS का हो यानी एप्पल का मोबाइल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का मोबाइल हो, इनके अंदर चलने वाले किसी भी सॉफ्टवेयर में आप बग बाउंटी यानी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। ये कैसे होगा लर्नर्स, तो मैं आपको उसका इजीएस्ट तरीका बता रहा हूं। विद इन 4 to 5 मिनट्स आप लोग किसी भी सॉफ्टवेयर को इजीली टेस्ट कर पाओगे। तो इसके लिए हम चलते हैं हमारे ब्राउजर पे और ब्राउजर पे जाने के बाद हमने यहाँ पे लिखा लर्नर्स मॉब एसएफ और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही आपने करा तो आपने देखा कि इससे रिलेटेड एक वेबसाइट बन चुकी है विच इज mobsf.live। पहले इसका सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड करके यूज लेना पड़ता था, बट अब इसका एक लाइव प्लेटफॉर्म वेब एप्लीकेशन आ चुका है। हमने बस इस पर क्लिक करा और इसका कहना है कि आप जिस भी ऐप को टेस्ट करना चाहते हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के, आप उस ऐप को यहाँ पे ड्रॉप कर दो और ये उस ऐप में कंप्लीट टेस्टिंग करके उस ऐप के बारे में आपको सब कुछ बता देगा। अब चाहे उस ऐप के ओनर की डिटेल्स हो, उसके आईपी, उसके पोस्ट, या फिर अगर आपको किसी ने कोई मिलीशियस ऐप भेजा है तो उस मिलीशियस ऐप को भी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके उस ऐप के पीछे का आईपी जो है, अटैकर का जो आईपी है, वो आप इसमें से निकाल सकते हैं। अब ये सारी चीजें करने के लिए हम कोई भी एक ऐप फिलहाल डाउनलोड कर लेते हैं। तो हम गए अपने ब्राउजर पे, हमने यहाँ पे लिख दिया, हमें अभी कोई भी एक ऐप चाहिए, जैसे हमने लिख दिया flappybird.apk। तो हम यहाँ पे एक दो प्लेटफॉर्म्स को ओपन कर देते हैं, हम इनमें से किसी भी एक से flappybird.apk को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे गेट द लेटेस्ट वर्जन आ गया, डाउनलोड पर हमने क्लिक कर दिया लर्नर्स और हमारी फाइल जल्द ही डाउनलोड हो जाएगी। एंड लर्नर्स, जब तक हमारी एपीके फाइल डाउनलोड हो रही है, हम iOS फाइल भी ले लेते हैं, यानी एप्पल डिवाइसेस, एप्पल मोबाइल्स के जो एप्लीकेशंस है उसकी भी फाइल ले लेते हैं। तो हमने flappybird.ios लिख दिया और हमारे पास इंटरनेट आर्काइव की वेबसाइट पे हम जाएंगे और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके ऐप स्टोर में से जो भी फाइल चाहिए, फ्लैपीबर्ड की जो भी आईपी फाइल चाहिए जो कि iOS मोबाइल डिवाइसेस सपोर्ट करते हैं, उस पर हम क्लिक कर देंगे, हमारी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो हमारे पास ये फाइल्स आ चुकी है। अब हम इन पे टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारे इस एप्पल की एप्लीकेशन पे, एप्पल के किसी भी ऐप पे टेस्टिंग करना चाहेंगे। तो हम यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करा लर्नर्स और हमारी जो आईपी फाइल थी फ्लैपी बर्ड की, उसे सिलेक्ट कर दिया। फाइल हमारी आ चुकी है, हमने इसे ओके कर दिया है, फाइल अपलोड हो चुकी है और अब जल्द ही यहाँ पे इस फाइल पे टेस्टिंग करके इस फाइल में जितनी भी वल्नरेबिलिटीज मिल रही है, जो भी कमियां हैं, जो भी इसे डेटा है, अगर इसे किसी हैकर ने बनाया होता, इसमें एलहोस्ट एलपोर्ट यानी आईपीओ पोर्ट होता, तो वो भी ये ऐप मुझे दिखा देता। सो आइए लर्नर्स, देखते हैं हमारे flappybird.ipa फाइल की जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है। व्यू रिपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पे विजिबल होगा, हम इस पर क्लिक करेंगे और अब आपके सामने इस एप्पल के सॉफ्टवेयर का कंप्लीट रिपोर्ट आ चुका है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का कंप्लीट रिपोर्ट आ चुका है, जिसमें ये सॉफ्टवेयर का नाम, इसकी साइज, इसके सारे हैशेस आपको दिखा रहा है, यानी इसकी जो सिग्नेचर फाइल जनरेट होती है उससे रिलेटेड डेटा बता रहा है, इसका मेटा डेटा आपको दिखा रहा है। उसके अलावा पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने हमें बताया है कि इसे बाइनरी कोड को देखते हुए 3 वार्निंग्स मिली है, 2 अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, सिक्योर कुछ खास डेटा नहीं मिला है और हाई लेवल की वल्नरेबिलिटीज नहीं मिली है ना। हमने कहा वार्निंग्स क्या क्या मिली है, तो ये बोल रहा है बाइनरी मेक्स यूज ऑफ इनसिक्योर एपीआई, एपीआई का जो एक्सेस है वो लिया जा रहा है और ये कौन सी कमी है, इससे क्या नुकसान हो सकता है, ये सारी बातें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सेम सेकंड एक और वार्निंग आई है,
बाइनरी मेक्स यूज ऑफ द इनसिक्योर रैंडम फंक्शंस, रैंडम फंक्शंस का यूज और उनसे होने वाले नुकसान जैसे कि इनसफिशिएंट क्रिप्टोग्राफी जैसी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। कुछ इन्फॉर्मेशन लीकेज बता रहा है लॉगिन फंक्शन के जरिए, और वेब व्यू कंपोनेंट्स का भी कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा है। एक वार्निंग एक्स्ट्रा और हमें देखने को मिली है। बेसिकली डेटा जो 3 वार्निंग्स थे, तीनों वार्निंग्स हमारे पास यहाँ है और 2 इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास यहाँ है। और स्क्रॉल डाउन करें तो इसने हमें और कुछ खास डेटा दिया है लर्नर। इसने हमें कहा है कि सर बाइनरी कोड का एनालिसिस करते हुए हमें डेटा मिला है ये सारा, हमें ये सारी वार्निंग्स मिली है, एआरसी में वार्निंग मिली है, एनक्रिप्टेड में ये वार्निंग मिली है और बाकी सब में इन्फॉर्मेशन मिली है कुछ कुछ। हमने और स्क्रॉल डाउन करा, हमने कहा और हमें क्या खास डेटा मिल सकता है। लेट्स सी, सर्वर्स की लोकेशन बता रहा है कि इसके जो सर्वर है उनका क्या आईपी, उनकी लोकेशन क्या है। ये रहे उन सर्वर्स के आईपी एड्रेसेस लर्नर्स। अब इसी तरीके से अगर कोई भी हैकर एक मिलिशियस प्रोग्राम बनाता है, पेलोड बनाता है, तो उसके आईपी और उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सो मेक श्योर अगर आपको कोई एक मिलिशियस ऐप भी आया है तो वहां भी आपके लिए काम की है। यहाँ पे हमारे पास और डेटा अगर हम देखें तो यूआरएल इसने एक्सट्रैक्ट करके दी है। इसने हमें कुछ ईमेल्स भी लाके दे दिए हैं कि इस ऐप से, इस आईओएस के सॉफ्टवेयर से ये कुछ ईमेल्स जुड़े हुए हैं, तो आप इन पे भी फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉन्सिलिएशन यानी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा लर्नर्स इसके सभी फोल्डर्स और उनकी लोकेशन यानी इसके सारी फाइल्स के एड्रेसेस इसने हमें लाके दिए हैं। इस तरीके से लर्नर्स हमें एप्पल सॉफ्टवेयर का तो डेटा मिल चुका है, अब हम एपीके का डेटा देखना चाहते हैं। तो हम आ जाते हैं बैक, हमारे MobSF में चलते हैं, फिर से होम पेज पे चलते हैं, अपलोड में जाएंगे और यहाँ पे इस बार हम किसी भी ऐप को अपलोड करेंगे, एपीके फाइल को अपलोड करेंगे, एंड्रॉइड के सॉफ्टवेयर को अपलोड करेंगे। ये रही flappybird.apk फाइल, हमने इसे सिलेक्ट कर दिया है, ओके कर दिया है, ऐप अपलोड हो चुका है। कुछ ही देर में इस ऐप की भी टेस्टिंग हो जाएगी और इससे रिलेटेड भी हमें एक अच्छी सी रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। आई होप लर्नर्स आप सभी को आज का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। सब लोग इसे जरूर ट्राई करें, चाहे कोई भी डिवाइस हो, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट के मोबाइल हो, आपके पास एप्पल के मोबाइल्स हो, आईएसओ फोन्स हो, या फिर आपके पास एंड्रॉइड फोन्स हो, इन सभी में आप बहुत अच्छे से टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। हर एक ऐप के पीछे की वल्नरेबिलिटीज, उसकी सिक्योरिटी जो है आप चेक कर सकते हैं बहुत ही इजीली बिना कोई सॉफ्टवेयर को सेटअप करे। सो इस वीडियो में लर्नर्स हम एक एपीके को मल्टीपल तरीके से डिकम्पाइल करना सीखेंगे। हर एक एप्लीकेशन को हैक करने के लिए उसके सोर्स कोड को रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना सीखेंगे। एंड इंपॉर्टेंट बात यह है लर्नर्स कि ये करने के मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा। धीरे धीरे ये तरीके ऑटोमेशन में बदलते जाएंगे, यानी सबसे पहला जो तरीका होगा वो कंप्लीट मैनुअल होगा, फिर सेमी ऑटोमेशन, फिर थोड़ा और ऑटोमेशन। इस तरीके से जो फाइनल स्टेप होगा वो सबसे इजीएस्ट स्टेप होगा, बट आपको ये 5 स्टेप्स आने चाहिए। तो पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपनी मशीन पर, सबसे पहले कोई भी एक एपीके फाइल डाउनलोड कर लेंगे। तो हम गए अपने ब्राउजर में और यहाँ पे जाके हमने कमांड लिखा insecurebank.apk, एंटर प्रेस करा, हमारे पास इसकी फाइल आ जाएगी। ये हमारे पास गिटहब का एक लिंक आया, यहाँ से हम इसकी एपीके फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। हमने थोड़ा स्क्रॉल डाउन करा लर्नर्स और ये रहा insecurebank v2.apk फाइल। हमें बस इस एपीके फाइल को फिलहाल डाउनलोड करना है। हमने इसे क्लिक कर दिया, व्यू रॉक ऑप्शन आ रहा है, रॉक ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे डाउनलोड रॉ फाइल का ऑप्शन आ रहा है। हमने इस पर क्लिक कर दिया और हमारी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद क्या करना है, तो सर इस फाइल को आप डिकम्पाइल करना चाहते हो, इट मींस इस ऐप के अंदर जो डेटा है, जो प्रोग्रामिंग करी गई है, हम उसे बाय डिफॉल्ट नहीं पढ़ सकते। उस प्रोग्राम को सिक्योर करके रखा गया है। अब उस सिक्योर करे हुए कोड को हम रीडेबल फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एंड फॉर दैट लर्नर्स आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस होता कैसे है। बेसिकली एक सोर्स कोड जो है, हम उसको जब पहली बार एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा वो सोर्स कोड जो कि क्लासेस फाइल में जाता है, उसके बाद उसे डेक्स फाइल में कन्वर्ट करा जाता है। डेक्स फाइल के अंदर बेसिकली उस ऐप को सिक्योर करा गया है, बाइट कोड में कन्वर्ट करा गया है। अभी जो सिक्योर बाइट कोड का डेटा है जो कि डेक्स फाइल है, हमें इसे वापस से हमारे सोर्स कोड क्लासेस फाइल में, जावा फाइल में कन्वर्ट करना है। और ये करने के लिए जो सबसे पहला टूल हम इंस्टॉल करेंगे, उसके लिए हम कमांड लिखेंगे apt install dex2jar, एंटर प्रेस कर देंगे। ऐप बटन से आप इस नेम को ऑटोफिल कर सकते हैं। इस टूल के इंस्टॉल होते ही हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर आ जाएगा जो इस डेक्स फाइल को हमारे रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, जार फाइल में कन्वर्ट करेगा। डाउनलोड्स फोल्डर में जाने के बाद लर्नर्स हमने ls कमांड रन करा, हमारी insecurebank v2.apk नाम की फाइल यहाँ पे पड़ी है। हम पहले इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी इसे रीनेम करके एक्सट्रैक्ट करेंगे। हमने पे कमांड लिखा mv insecurebank v2.apk एंड देन फिर से इसका नाम लिख के हमने कहा कि हमें जिप फाइल चाहिए, इसको रीनेम कर रहे हैं। जब आप एंटर प्रेस करोगे तो ये रीनेम करने का कमांड है। आपने इस फाइल को उठाया और इसको नए नाम से उसी जगह पे रख दिया। मैंने जब ls करा तो मैंने देखा insecurebank v2.zip नाम की फाइल आ चुकी है। अब मैं इसे एक्सट्रैक्ट करूंगा, तो हमने कमांड लिखा unzip space insecurebank v2.zip, एंटर प्रेस करा, ये जिप भी हो गई यानी एक्सट्रैक्ट भी हो गई। ls करा तो ये रही हमारे पास classes.dex नाम की फाइल, एक ऐसी फाइल जिसके अंदर हमारा सोर्स कोड है, पूरा प्रोग्राम है जिसे हम पढ़ना चाहते हैं।
लेकिन अभी पढ़ नहीं सकते बिकॉज इसे सिक्योर करके बाइट कोड में कन्वर्ट करके रखा गया है। तो इसे पढ़ने के लिए क्या करें सर? इसे पढ़ने के लिए आप dex2jar का यूज लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे d2j विच मीन्स dex2jar, इसके आगे का कमांड dex2jar का कमांड हमने लिख दिया और उसके बाद सीधा फाइल का नाम विच इज classes.dex। एंटर प्रेस करेंगे, ये इस फाइल को जार फाइल में कन्वर्ट कर देगा और जैसे ही कन्वर्ट करता है हमारे पास रीडेबल फॉर्म में डेटा आ चुका होगा, लेकिन आप उस डेटा को रीड नहीं कर पाओगे बिकॉज इस डेटा को रीड करने के लिए लर्नर्स, अगर मैं ls लिखूं फिर से तो आप देख सकते हो classes.dex की हमारे पास एक जार फाइल आ चुकी है जिसका नाम है classes-dex2jar.jar। बट इसे रीड करने के लिए हमें एक टूल चाहिए जिसका नाम है jdgui। तो हमने कमांड लिखा है apt install jd-gui। ये लिख के एंटर प्रेस करा, ये टूल इंस्टॉल हो जाएगा लर्नर्स। और इस टूल की मदद से जितना भी जावा डेवलपमेंट का जो कोड है आप ग्राफिकली रीड कर पाते हो। तो आपके जावा के कोड्स को रीड करने के लिए ये टूल आपकी हेल्प करता है। जावा कोड पड़ा है, अब बस टूल चाहिए, टूल के डाउनलोड होते ही हम कोड को ओपन कर लेंगे। तो टूल इंस्टॉल हो चुका है लर्नर्स, हमने यहाँ पे लिखा jdgui, एंटर प्रेस करा, टूल ग्राफिकली स्टार्ट हो चुका है। हमने फाइल में जाके इसके नीचे ओपन अ फाइल का ऑप्शन उस पर क्लिक करा और यहाँ से जो हमारी जार फाइल थी classes-dex2jar वाली फाइल थी सिलेक्ट कर, आप देखोगे ये ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे अगर मैं कॉम फोल्डर में जाता हूँ, उसमें एंड्रॉइड इनसिक्योर बैंक v2 वाले फोल्डर में जाता हूँ, तो ये रहे सारे प्रोग्राम्स और ये रहे उन प्रोग्राम्स के अंदर का डेटा। हर एक प्रोग्राम मुझे क्लियर टेक्स्ट में यहाँ पे साफ साफ विजिबल है एंड आई होप आप सभी को ये मैनुअल प्रोसेस समझ आ गया होगा। बट क्या ये प्रोसेस हमें हर बार इतने एफर्ट्स डालने की जरूरत है? क्या ये प्रोसेस पूरा मैन्युअली करने की जरूरत है? तो मैं अब आपको इसका कंप्लीट ऑटोमेशन तरीका सिखा देता हूँ कि अगर आपको ऐसा करना है तो एक और ऐसा टूल है जो ये सारे काम अपना आप कर देता है। चाहे आपके एपीके फाइल को जिप में रीनेम करना हो, एक्सट्रैक्ट करना हो, ये जो डेटा है इसे डिकम्पाइल करना हो, इसे डिकोड करना हो, सारे काम अपना आप कर देगा। और इस टूल का नाम है बाइट कोड व्यूअर, एक पावरफुल टूल। तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा apt install, कंट्रोल सी की मदद से इस प्रोसेस को रोका और हमने कमांड लिखा apt install बाइट कोड व्यूअर। एंटर प्रेस करा, इस टूल का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। अब लर्नर्स इस टूल को यूज लेने के लिए केवल इसका कमांड लिखना है विच इज बाइट कोड व्यूअर। एंटर प्रेस करा, ग्राफिकल सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी एप्लीकेशन आपको डिकम्पाइल करना है, सोर्स कोड को पढ़ना है, चेंजेस करने हैं, इसके अंदर से कुछ खास इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, ये टूल परफेक्ट है इन सभी केसेस के लिए। तो सॉफ्टवेयर हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब हम चाहे तो यहाँ से फाइल को ओपन भी कर सकते हैं, चाहे तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। हमने फाइल मैनेजर को ओपन करा, डाउनलोड्स फोल्डर को ओपन किया, यहाँ पे इनसिक्योर बैंक v2 वाली जो एपीके इसे ड्रैग करके इस बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। आप देखोगे ड्रॉप करते ही यहाँ पे प्रोसेसिंग चालू हो चुकी है। बेसिकली क्या कर रहा है, उस ऐप को डिकम्पाइल करने के प्रोसेस में लग गया है, उसको रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है, उसकी हर एक फाइल को डिक्रिप्ट भी कर रहा है और डिकोड भी कर रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा ऐप दिखा रहा है, ऐप पे क्लिक करा, डिकोडेड रिसोर्सेज नाम का एक फोल्डर है। जब आपने उस पर क्लिक करा तो यहाँ पे आपको सारा डेटा जैसे एंड्रॉइड manifest.xml फाइल भी क्लियर टेक्स्ट में विजिबल है, इसे फुल डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं जाऊँ इसके कॉम वाले फोल्डर में, एंड्रॉइड वाले फोल्डर में और इनसिक्योर बैंक v2 के फोल्डर में, तो ये रहे सारे प्रोग्राम्स जो कि हमें क्लियर टेक्स्ट में यहाँ पे विजिबल है। आई होप लर्नर्स आप लोगों को ये मैनुअल ऑटोमेशन प्रोसेस किसी भी एपीके को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए सोर्स कोड को पढ़ना बहुत जरूरी रहता है। उसके सोर्स कोड में हम कमी ढूंढते हैं, उस कमी की मदद से उसके जितने भी ऑथेंटिकेशंस हैं उन्हें बाईपास करते हैं, यूजर को वेरीफाई करते हैं और क्रैक सॉफ्टवेयर जनरेट करते हैं। सबसे पहले हमारी मशीन में वर्चुअल बॉक्स होना चाहिए। तो अगर आपके पास विंडोज है या लिनक्स है या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम वहां पे सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स या VMware कोई भी टूल इंस्टॉल कर लेंगे। फिलहाल हमारे पास वर्चुअल बॉक्स अगर नहीं है तो हम जाएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ सर्च में जाके हम लिखेंगे वर्चुअल बॉक्स, लिख के एंटर प्रेस कर देंगे लर्नर्स। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स की वेबसाइट पे। डाउनलोड बटन का ऑप्शन आ रहा है, हमने इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पे सभी ऑप्शंस दिखा रहा है। विंडोज हो उस पर क्लिक करेंगे, वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड हो जाएगा। इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी उतना ही आसान है, आपको बस क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और उसके बाद आपके वर्चुअल बॉक्स का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका होगा। अब इंस्टॉलेशन के बाद क्या करना है? तो सर वर्चुअल बॉक्स क्या काम आता है? वर्चुअल बॉक्स की मदद से हम एक डिवाइस में मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं। अपनी मर्जी के जो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे हम एक ही डिवाइस में चलते विंडोज में, चलते लिनक्स में सेटअप कर सकते हैं। और आज हम हमारे विंडोज के अंदर एंड्रॉइड को इंस्टॉल करना चाहते हैं, एंड्रॉइड डिवाइस सेटअप करना चाहते हैं, तो इसके लिए अब हमें एंड्रॉइड की ISO फाइल चाहिए जिसका डाउनलोड लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें हमारी वर्चुअल बॉक्स की फाइल मिल चुकी है। अब इस फाइल को या तो हम ओपन विद वर्चुअल बॉक्स करें, बट ऐसा करने पे भी कई बार एरर्स आते हैं और ये फाइल वर्क नहीं करती क्योंकि वर्चुअल हार्ड डिस्क है ना। अगर इसका पूरा नेम आप देखेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा, VDI जो है वर्चुअल हार्ड डिस्क है। इसे ओपन करने के लिए हम क्या करें? इसे ओपन करने के लिए बेस्ट तरीका है कि आप अपने वर्चुअल बॉक्स टूल को स्टार्ट करें। वहां पे जाने के बाद हम एक न्यू मशीन क्रिएट करेंगे
कुछ डिटेल्स ऐड कर देंगे, जैसे कि यूजर नेम जो है, इसका डिवाइस नेम जो है एंड्रॉइड रख दिया हमने। बाय डिफॉल्ट इसकी लोकेशन जो है वही रख रहा हूँ फिलहाल, आप चाहें तो स्विच कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। आईएसओ फाइल मांग रहा है तो फिलहाल कोई आईएसओ फाइल अटैच नहीं करेंगे। ओएस एडिशन बोल रहा है तो हम यहाँ पे लिनक्स सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओएस में हम लिनक्स सेलेक्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस में अदर लिनक्स कर देंगे। उसके अलावा प्रोसीड विद अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन, बिना अटेंड करें इंस्टॉलेशन करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है हमें। हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे, गेस्ट यूजर क्रिएट नहीं करना है, अगेन नेक्स्ट। यहाँ पे बोल रहा है रैम और स्टोरेज कितना अलॉट करना चाहोगे, तो हम अपने डिवाइस के हिसाब से, अपने डिवाइस में जितना हमारे पास रैम पड़ा है, 8 GB है, 16 GB है, उस हिसाब से हम अपने एंड्रॉइड डिवाइस को अलॉट करेंगे। अगर आपके पास 8 GB रैम है तो आप 2 से 3 GB तक का रैम जो है एंड्रॉइड को अलॉट कर दें। अगर आपको परफॉर्मेंस में इशू आ रहा है तो आप 4 GB तक का रैम अलॉट कर दें। फिलहाल मैं जो इसे रैम अलॉट कर रहा हूँ वो 3 GB है, बिकॉज वो अभी मोर देन सफिशिएंट है। अगर कोई इशू फेस होगा हमें तो हम रैम बढ़ा देंगे। देन हमारे पास आता है नंबर ऑफ प्रोसेसर्स, तो फिलहाल मैं यहाँ पे 3 प्रोसेसर्स जो है अलॉट कर रहा हूँ। आप अपनी अपनी मशीन्स की स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से रिसोर्सेज अलॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ हमें ध्यान देना है। यहाँ वर्चुअल हार्ड डिस्क की बात हो रही है, जिसमें कह रहा है कि हम तो एक नई वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट करेंगे, एक वीडीएफ फाइल क्रिएट करेंगे, बट हमारे पास तो ऑलरेडी वीडीएफ फाइल पड़ी है, हमें उसे ही ओपन करना है। तो हम इस ऑप्शन को ना सिलेक्ट करके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यूज एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क। ब्राउज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे लर्नर्स, और अब यहाँ पे ऐड का जो बटन है, बाय डिफॉल्ट आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल था उसकी तो वर्चुअल हार्ड डिस्क दिखाई गई। हम ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जाएंगे उस लोकेशन पे जहाँ पे हमने फाइल को एक्सट्रैक्ट करा था, इस फोल्डर के अंदर, और ये रही हमारी फाइल, जिसे सिलेक्ट करते ही यहाँ फाइल अटैच हो चुकी है। हमने इस पर क्लिक करा और हमारी फाइल ये ऐड हो चुकी है। सो डबल क्लिक से फाइल को यहाँ ऐड करने के बाद फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे एंड दैट्स इट। सो एंड्रॉइड तो यहाँ अटैच हो चुका है, बट इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है, तो हम यहाँ पे इसे रन करेंगे लर्नर्स। सो आप देखोगे हमारा एंड्रॉइड डिवाइस स्टार्ट होते ही हमें एक एरर दिखा रहा है, शायद एक्चुअली एरर नहीं है, ये कह रहा है कि भाई आपका एंड्रॉइड स्टार्ट हो चुका है और ये रहा आपका कंसोल, बट इसने तो हमें कमांड लाइन का कंसोल दिया है। तो क्या हमें कमांड लाइन के जरिए एंड्रॉइड को मैनेज करना आता है? फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है और ना ही हमें ऐसा करना पड़ेगा। ये ग्राफिकल इंटरफेस क्यों नहीं दिखा रहा है वो समझने की जरूरत है। इसलिए नहीं दिखा रहा है सर, क्योंकि आपके डिवाइस की जो सेटिंग्स है, जो डिस्प्ले सेटिंग्स है वर्चुअल बॉक्स की, वो इसके साथ वर्क नहीं कर पा रही। तो आपको आपके वर्चुअल बॉक्स की जो डिस्प्ले सेटिंग्स है, जो एंड्रॉइड की डिस्प्ले सेटिंग्स है, उसे थोड़ा मॉडिफाई करना है। हमने कहा ठीक है, इससे पहले पावर ऑफ करेंगे, मेक श्योर कि आप पावर ऑफ ही करें, है ना, इसे किसी भी स्टेट में सेव ना करें। हमने इसे पावर ऑफ कर दिया, और पावर ऑफ करने के बाद हम एंड्रॉइड की सेटिंग्स में जाएंगे। हमने एंड्रॉइड पर क्लिक करा, हम सेटिंग्स में गए। यहाँ पे अब हम ऑप्शन ढूंढेंगे जिसकी मदद से हमारा प्रोसेस स्मूथ हो सकता है। तो आई थिंक हमें डायरेक्ट डिस्प्ले में चले जाना चाहिए, और डिस्प्ले में आप देखोगे ग्राफिकल कंट्रोलर जो है वो यहाँ VM SVGA सिलेक्टेड है, जो कि शायद वर्क नहीं कर रहा है। तो हमने यहाँ पे VBox SVGA को सिलेक्ट करा, वो वर्क नहीं करेगा तो जो पहला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। हमें बस तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना था, ठीक है। इनवैलिड सेटिंग्स डिटेक्शन दिखा रहा है, कोई इशू नहीं है। अगर हम पहला सिलेक्ट करें तो दोनों में दिखा रहा है, तो हम सेकंड ऑप्शन ही सिलेक्ट कर रहे हैं और ओके बटन पर क्लिक करना है। हम एंड्रॉइड को फिर से रिबूट करते हैं। अगर एरर आएगा तो हम इसे रिजॉल्व कर देंगे और नहीं आएगा तो वेल एंड गुड। तो नाउ लर्नर्स, एज यू ऑल कैन सी, हमारा एंड्रॉइड जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हम इसे फुल डिस्प्ले कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट पहला ऑप्शन का सिलेक्ट हुआ था, जो कि आई थिंक इंस्टॉलेशन का ही होगा। सो ये रहा हमारा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, परफेक्टली सेटअप हो चुका है। अब बस आपको इसको और काली मशीन के नेटवर्क को सेम करना है, दोनों के नेटवर्क को यूज में लेना है अच्छे से। तो अगर हम यहाँ पे देखें, फिलहाल इसको अगर ऊपर से नीचे होवर करें तो ये कह रहा है कि सर वाईफाई कनेक्टेड दिखा रहा है। हम देखना चाहते हैं वाईफाई मोबाइल डेटा में से क्या कनेक्टेड है, किसमें क्या कनेक्शन है। हमने यहाँ होल्ड करके रखा है, इसने कहा एक वर्चुअल वाईफाई नाम का नेटवर्क है जो कनेक्टेड है। क्या इस नेटवर्क में इंटरनेट चल रहा है, सबसे जरूरी बात। हमने कहा एक बार चेक कर लेते हैं। हम जाते हैं कोई भी ब्राउजर एक्टिविटी पे, थोड़ा और बैक आ जाएंगे और हम कुछ भी चीज सर्च करेंगे। ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि अभी जो इसमें नेटवर्क अडेप्टर सेलेक्टेड है क्या वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमने यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करा, नो थैंक्स, एंड हम यहाँ पे कुछ भी सर्च कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब। सो एज वी ऑल कैन सी लर्नर्स, इंटरनेट बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, यानी इसका नेटवर्क अडेप्टर अच्छे से काम कर रहा है। वो सेम नेटवर्क अडेप्टर अब हमें काली लिनक्स में रखना है ताकि दोनों मशीन्स आपस में बात कर सके। और अब आगे आने वाले वीडियोस में इस एंड्रॉइड डिवाइस को अलग अलग तरीके से कॉम्प्रोमाइज करना, इसे सिक्योर करना, इसकी एप्लीकेशन में वल्नरेबिलिटीज ढूंढना मैं आप लोगों को सिखा सकूं। अब हम सेम नेटवर्क सेटिंग्स काली मशीन पे रखना चाहेंगे, उसके लिए हमें इससे बाहर आना होगा। और बाहर आते हुए आप एक चीज यहाँ पे रियलाइज करोगे कि आपका जो कर्सर है वो इस डिवाइस के अंदर कैप्चर हो चुका है। उस कर्सर को हम बाहर लाना चाहते हैं, तो अगर आप वर्चुअल बॉक्स यूज ले रहे हैं तो आपके राइट हैंड साइड में जो कंट्रोल बटन है आपको उसे प्रेस करना है। तो जैसे हम इस बटन को प्रेस करते हैं हमारा कर्सर बाहर आ चुका है। और अगर आप VMware वर्कस्टेशन यूज ले रहे हैं उस केस में आपको कंट्रोल और ऑल्ट बटन को साथ में प्रेस करना है।
फिलहाल मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ, इसे मिनिमाइज कर रहा हूँ, पावर ऑफ नहीं कर रहा। अब मैं इसकी नेटवर्क सेटिंग्स अगर देखूँ तो ये रही इसकी नेटवर्क सेटिंग्स। हमने इस पर क्लिक करा, ये बता रहा है सर यहाँ पे NAT अडेप्टर सिलेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे iNet Pro 1000 MT डेस्कटॉप जो है सिलेक्टेड है। उसके अलावा यहाँ कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन जो है इनेबल नहीं करा गया, ये बेसिक सेटिंग्स है। हमने कहा सेम सेटिंग्स काली में भी अप्लाई कर देते हैं। काली लिनक्स में गए, उसके नेटवर्क सेटिंग्स में गए, कोई एक अडेप्टर सेम रखना है लर्नर्स, तो आप देखोगे इसका जो सेकंड अडेप्टर है वो NAT है। इंटेल प्रो 1000 MT बिल्कुल सेम है और सारी सेटिंग्स मैच हो रही है। तो हमने बस इतना करा कि जो पहला अडेप्टर था उसे NAT कर दिया है और जो सेकंड अडेप्टर था उसे मैं यहाँ पे ब्रिज कर रहा हूँ मेरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। ब्रिज में हमने अडेप्टर से सिलेक्ट कर रखा है, वाईफाई अडेप्टर सही है, परफेक्ट। हमने इसे ओके कर दिया। काली का नेटवर्क भी प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर हो चुका है। ये था हमारा लैब सेटअप एंड्रॉइड का हमारे विंडोज मशीन में। आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं, आप वहां पे एंड्रॉइड यूज ले सकते हैं। अब आपके जो जो टास्क है, चाहे आप गेमिंग करना चाह रहे हैं जो कि थोड़ा स्लो हो सकता है, बट अगर आप एंड्रॉइड टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, एंड्रॉइड हैकिंग करना चाह रहे हैं, एंड्रॉइड एनवायरमेंट को और डेवलप करना चाह रहे हैं, डिजाइनिंग करना चाह रहे हैं, सभी केसेस में ये आपके लिए एक अच्छा इंटरफेस होगा। सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं हमारी काली मशीन पे और साथ ही साथ हमने अपने एंड्रॉइड डिवाइस को भी स्टार्ट करा है। तो ये रहा हमारा काली मशीन, ये रहा हमारा एंड्रॉइड डिवाइस। अगर आपको ये जानना है कि आप वर्चुअल बॉक्स में एंड्रॉइड डिवाइस कैसे सेटअप कर सकते हैं, देन आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के जरिए आप एंड्रॉइड इजीली इंस्टॉल कर पाएंगे। अब हमें करना ये है कि मेक श्योर करना है कि काली और एंड्रॉइड का जो नेटवर्क है वो बिल्कुल सेम है। तो अगर हम एंड्रॉइड डिवाइस पे जाएं, इसके नेटवर्क टैब में देखें तो यहाँ पे जो अडेप्टर है वो होस्ट ओनली अडेप्टर है। सेम चीज हमें काली में भी करनी है। काली में अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ 2 अडेप्टर्स कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, उनमें से पहला अडेप्टर हमेशा होस्ट ओनली अडेप्टर ही होना चाहिए अगर मैं एंड्रॉइड से बात करना चाहता हूँ। तो दोनों के फर्स्ट अडेप्टर्स जो हैं होस्ट ओनली अडेप्टर है। अब हम क्या करेंगे, हमारी काली मशीन पे जाएंगे, sudo su के जरिए रूट परमिशन ले लीजिएगा। सबसे पहले कमांड रन करेंगे apt अपडेट और लर्नर्स जो कमांड है इसकी मदद से हमारी सारी रिपोजिटरी, सारी यूआरएल्स अपडेट हो जाएगी ताकि हम नए के नए टूल्स इंस्टॉल कर सकें। सबसे पहले हमें कौन सा टूल इंस्टॉल करना है, तो हमें इंस्टॉल करना है ADB, एंड्रॉइड डिबगेबल ब्रिज। एक ऐसा टूल जो गूगल के जरिए हमें प्रोवाइड कराया जाता है, जिसकी मदद से आप एक एंड्रॉइड डिवाइस को कंप्लीट रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो, उसमें कई सारे टास्क कर सकते हो, डिबगिंग कर सकते हो। इन शॉर्ट आप उस एंड्रॉइड को कंप्लीटली ऑपरेट कर सकते हो यूजिंग ADB। तो हमने कहा ठीक है, हम कमांड लिखते हैं ADB इंस्टॉल apt इंस्टॉल ADB। इसे करेक्ट कर देते हैं एक बार, एंटर प्रेस करेंगे और मेरे पास ये टूल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप लोगों के पास ये टूल इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद हम क्या करें, तो सर क्यों ना इसे रन करके देखा जाए। तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा ADB डिवाइसेस। इस कमांड से लर्नर्स ये हमें बताएगा कि फिलहाल इस ADB से, एंड्रॉइड डिबगेबल ब्रिज से कौन कौन से डिवाइसेस जुड़े हुए हैं। तो अगर हम एंटर प्रेस करते हैं, वैसे तो एक डिवाइस यहाँ पे दिखा रहा है, बट आपके केस में नहीं दिखाएगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। हमने पे कमांड लिखा ADB डिस्कनेक्ट, एंटर प्रेस करा, फिर से ADB डिवाइसेस कमांड रन करा, तो आप देखोगे कोई भी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। हमने कहा डिस्प्ले क्लीन करेंगे और अब करें क्या, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले IP चेक करना है अपने एंड्रॉइड डिवाइस का और अपने इस काली मशीन का। तो काली मशीन का IP चेक करने के लिए हमने कमांड लिखा ifconfig। इसने हमें दिखाया कि सर यहाँ पे आपका जो पहला डिवाइस था होस्ट ओनली अडेप्टर, उसका IP है 192.168.50.101। हमने कहा ठीक है, जो हमारी एंड्रॉइड की IP रेंज है वो भी यही होनी चाहिए, तभी हम आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। और ध्यान रखिएगा लर्नर्स, हम एंड्रॉइड को हैक नहीं कर रहे हैं, एंड्रॉइड में चलने वाले सॉफ्टवेयर में क्या कमी है वो देख रहे हैं। वो कमियां जिनकी वजह से आप उन सॉफ्टवेयर में रखे हुए सारे पासवर्ड, यूजर्स का डेटा, यूजर का पासवर्ड ले सकते हो, और ये जितना भी लीक डेटा आपको मिला है इसकी मदद से यूजर इजीली कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और साथ ही साथ अब यहाँ पे आप इसकी मदद से बग बाउंटी हंटिंग भी कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम चलते हैं अपने एंड्रॉइड डिवाइस में। एंड्रॉइड मशीन में आ चुके हैं, हमारा कर्सर अंदर कैप्चर हो गया। अगर आपको बाहर लाना है तो आप राइट हैंड साइड में जो कंट्रोल बटन है उसका यूज लेंगे। फिलहाल हमने क्या करा है, ऐसे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करा है ना, इसके नेविगेशन बार को डाउन करा, ये जो वाईफाई का आइकन है उस पर क्लिक करके रखा। हम वाईफाई नेटवर्क में आ चुके हैं, हमने इस नेटवर्क पे क्लिक करा इसका डेटा देखने के लिए। एडवांस सेटिंग्स में मीटर नेटवर्क और सारी डिटेल्स दिखा रहा है, हमने इस पर क्लिक करा और ये रहा हमारा IP 192.168.56.104। इट मींस एंड्रॉइड का IP है 104, काली का IP है 101। रेंज दोनों की सेम है 192.168.56। अब हम जाएंगे अपनी काली मशीन में और हम चाहते हैं कि इस एंड्रॉइड डिवाइस का जो कनेक्शन है वो काली मशीन से बना दें यूजिंग ADB। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये वाला एंड्रॉइड डिवाइस नहीं, हम अपने रियल मोबाइल को, ओरिजिनल मोबाइल को अपने काली से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप इजीली कर सकते हैं। आपको करना क्या है, अपने एंड्रॉइड की सेटिंग्स में जाना है। एग्जांपल दिखाते हैं यहाँ पे। आप जाएंगे अपने एंड्रॉइड की सेटिंग्स में, स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको सिस्टम, अबाउट फोन या कुछ ऐसे ऑप्शंस दिखेंगे। सबकी डिवाइस में अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखेगी जिनमें से
जैसे एग्जांपल के तौर पे सिस्टम अपडेट आ रहा है, मल्टीपल वर्जन आ रहा है, डेट गेस्चर आ रहा है, अबाउट टैबलेट आ रहा है। मेरे डिवाइस में जो अबाउट फोन का ऑप्शन है मैंने इस पर क्लिक करा और यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है जैसे कि मॉडल हार्डवेयर है, आईपी एड्रेस है, मैक एड्रेस है, बिल्ड नंबर है। जब मैं बिल्ड नंबर पे मल्टीपल टाइम्स क्लिक करता हूँ या फिर आपके पास हो सकता है कि आपको ये हार्डवेयर ऑप्शंस में क्लिक करना पड़े। इन शॉर्ट आपको डेवलपर्स ऑप्शन को इनेबल करना है, ऑन करना है और उसके अंदर आपको दिखेगा यूएसबी डिबगिंग या वाईफाई डिबगिंग। उन ऑप्शंस को ओपन करते ही लर्नर्स या इनेबल करते ही आप यहाँ पे सेम तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। फिलहाल हम चलते हैं अपनी काली मशीन में, कंट्रोल बटन के जरिए अपने कर्सर को बाहर लेंगे और जाएंगे काली मशीन पे, कमांड लिखेंगे एडीबी कनेक्ट और हमारे विक्टिम का आईपी विच इज 192.168.56.104। एंटर प्रेस करेंगे, आप देखोगे कनेक्शन बन चुका है। अब अगर मैं कमांड रन करता हूँ एडीबी डिवाइसेस तो ये डिवाइस को शो कर रहा है, कनेक्टेड डिवाइस को दिखा रहा है। अब आप एडीबी की मदद से क्या क्या कर सकते हो सर? सब कुछ कर सकते हैं। मैं उसमें एप्स इंस्टॉल कर सकता हूँ, अनइंस्टॉल कर सकता हूँ, ऐप का डेटा देख सकता हूँ, डायरेक्टरीज देख सकता हूँ, अलग अलग तरीके के एक्शंस परफॉर्म कर सकता हूँ, लॉग फाइल्स भी देख सकता हूँ जिसकी मदद से हमें क्रेडेंशियल्स मिलेंगे। अभी लॉग फाइल्स देखने के लिए कुछ लॉग्स भी तो जनरेट करने पड़ेंगे, यानी लॉग्स में कोई डेटा भी तो स्टोर करना पड़ेगा। सो फॉर दैट लर्नर्स अभी हम एक डेमो एपीके का यूज लेंगे विच इज इनसिक्योर बैंक v2.apk, एक ऐसी एप्लीकेशन जो हमें परमिशन दे रही है कि हमें अटैक लीगली ट्राई कर सकते हैं, यानी हम पॉलिसीज के अंडर रहते हुए इस पूरे अटैक को सीख रहे हैं। बट द पार्ट इज लर्नर्स कि आप ये सेम चीज किसी भी ऐप पे कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपके पास उस पर टेस्टिंग करने की परमिशन जरूर हो। ओके, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, प्रोसेस में चेंजेस नहीं आएंगे। और अगर आप इसी कंसेप्ट को और डेप्थ में समझना चाहते हैं और मल्टीपल डिवाइसेस एंड एप्स पे समझना चाहते हैं, मल्टीपल अटैक सीखना चाहते हैं, इन शॉर्ट एपीके वेब पेन टेस्टिंग सीखना चाहते हैं, इन दैट केस आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं साइबर पाठशाला के पेन टेस्टिंग बैचेस को, जिसके लिए आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म पे क्लिक करके इसमें एनरोल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आगे कंटिन्यू करेंगे तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा एडीबी इंस्टॉल, और इंस्टॉल क्या करना है तो सर एक ऐप करना है, बट ये ऐप मिलेगा कहाँ से? तो ऐप को इंस्टॉल करने के लिए हम जाएंगे हमारे ब्राउजर पे और यहाँ पे लर्नर्स हम सर्च में लिखेंगे insecurebank.apk। इनसिक्योर बैंक एपीके लिख दीजिएगा, आपको जो पहला यूआरएल मिलेगा गिटहब का, उस पर आप क्लिक करेंगे विच इज एंड्रॉइड इनसिक्योर बैंक v2.apk। यहाँ पे हमने इस कोड वाले बटन पे क्लिक करा, डाउनलोड जिप पे क्लिक करा और हमारी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ओके, डाउनलोड होने के बाद क्या करना है, उसे एक्सट्रैक्ट करना है और इस एपीके को इंस्टॉल करना है। हमारी फाइल डाउनलोड हो रही है, बट फिलहाल के लिए मैं इस एपीके को अलग से डाउनलोड कर लेता हूँ। एक बार मैंने एपीके को ओपन करा, ये डाउनलोड के बटन पे क्लिक करा और हमारा एपीके का डाउनलोड तो कंप्लीट हो चुका है, दूसरा डाउनलोड फिलहाल चल रहा है। हमने कहा ठीक है, हम इसे मिनिमाइज करेंगे और यहाँ पे उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ ये इनसिक्योर बैंक v2.apk पड़ा है। ऑब्वियसली वो डाउनलोड्स है, तो हमने यहाँ पे लिखा डाउनलोड्स और उसके अंदर लिखा इनसिक्योर बैंक v2.apk। एंटर प्रेस करा, ये इस ऐप को एंड्रॉइड में इंस्टॉल कर देगा विदाउट कोई परमिशन या कुछ पूछे। ओके, तो अगर हम जाएं हमारे एंड्रॉइड डिवाइस में, आप देखोगे रनर्स ये रहा इनसिक्योर बैंक v2.apk। इस एप्लीकेशन को यूज लेने से पहले आपको इसकी कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी। बेसिकली इस ऐप को इसके सर्वर से जोड़ना पड़ेगा, जो कि हमारे डिवाइस में हम बनाएंगे फिलहाल डेमो पर्पस के लिए, टेस्टिंग पर्पस के लिए। ये कैसे होगा मैं आपको गाइड करता हूँ। सो लर्नर्स यहाँ हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है, अब हम इस फाइल को ओपन करेंगे। टर्मिनल में फिर से चलते हैं, हम यहाँ पे रूट परमिशंस ले लेते हैं और हमारी फाइल जो है वो अभी हमने हमारे डेस्कटॉप पे रख दी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cd डेस्कटॉप, एलएस करेंगे, आप देखोगे यहाँ आपको फाइल लिखी होगी एंड्रॉइड इनसिक्योर बैंक मास्टर नाम से। बाय डिफॉल्ट आपको ये जिप फाइल मिलेगी, आपको इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है अनजिप कमांड की मदद से, यानी आप लिखोगे अनजिप स्पेस फाइल का नाम, एंटर प्रेस करोगे फाइल अनजिप हो जाएगी। ये फाइल का पूरा नाम है। वैसे फिलहाल क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर चुका हूं तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा cd एंड्रॉइड इनसिक्योर बैंक मास्टर, एंटर प्रेस करा, एलएस कर दिया और आप देखोगे यहाँ पे एक फाइल हमें देखने को मिलेगी एंड्रॉइड लैब सर्वर नाम से, एक फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर हमें जाना है cd एंड्रॉइड लैब सर्वर। ये क्या है तो सर ये आपका जो एपीके है जो आपने अभी भी इंस्टॉल करा उसके सर्वर की तरह बिहेव करेगा, उस ऐप से कनेक्ट करेगा ताकि वो ऐप अपने सारे फंक्शन अच्छे से कर सके। ये एक इन्वायरमेंट है, आपको पूरा इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, सर्वर और ऐप दोनों चीजें दिखाई जा रही है ताकि आप हर तरीके के अटैक सीख सको। उनमें से एक अटैक अभी अपन ट्राई कर रहे हैं जिससे इनसिक्योर कम्युनिकेशन या फिर इंफॉर्मेशन लीकेज या फिर इनसफिशिएंट क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक फाइल को रन करेंगे जिसका नाम है app.py। बट बाय डिफॉल्ट होगा क्या लर्नर्स, पहली बात तो इस app.py फाइल को पाइथन 2 से रन करना है। तो अगर मैं लिखता हूँ पाइथन 2.7, वैसे तो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होगा, नहीं भी होगा तो आप apt इंस्टॉल पाइथन 2.7 लिख के इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बाद फाइल का नाम विच इज app.py, एंटर प्रेस करूंगा तो ये कह रहा है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ पैकेजेस हैं जो इंस्टॉल नहीं हुए। इन पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए PIP की जरूरत है और बाय डिफॉल्ट आपके पास PIP नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं कमांड लिख देता हूँ पाइथन 2.7 -m PIP install -r requirements.txt, इसका मतलब है
कि सर यहाँ एक फाइल पड़ी है requirements.txt नाम की, इसमें उन सभी टूल्स, उन सभी पैकेजेस का नाम लिखा हुआ है जो हमें पीआईपी की मदद से इंस्टॉल करने, डाउनलोड करने। तो ये कमांड क्या कह रहा है? कमांड कह रहा है पाइथन 2.7 में पीआईपी की मदद से इंस्टॉल करो एक फाइल में, -r का मतलब है इस फाइल में जो भी डेटा लिखा है requirement.txt में, वो सारा डेटा डाउनलोड करो। तो इस फाइल में हम गए, हमने देखा क्या क्या डेटा, उन्हें डाउनलोड करना चालू करा। लेकिन जब हमने ऐसा करा तो हमारे सामने एरर आया कि सर आपके पास तो पीआईपी है ही नहीं। पीआईपी क्या है? पीआईपी एक ऐसा टूल है जो पाइथन के पैकेजेस को इंस्टॉल करने में मदद करता है, पाइथन का सपोर्टर है। अब इसे सेटअप करने के लिए हमने क्या काम करते हैं, हम यहाँ पे जाएंगे हमारे ब्राउजर में, एक न्यू टैब ओपन कर लेंगे और यहाँ पे सर्च में लिखेंगे पाइथन 2.7 get-pip .py। इस तरीके से हम एक फाइल का नाम लिखेंगे लर्नर्स, और जब आप ऐसा लिखोगे तो आपको कुछ एरर्स दिखेंगे, जैसे स्टैक ओवरफ्लो का वेबसाइट आपके सामने सबसे पहला आ रहा है, आप इसी पे क्लिक कर दो, है ना। लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे होंगे और उनके आंसर्स में हमें पीआईपी का यूआरएल मिल जाएगा। अब हमने यहाँ पे लर्नर स्क्रॉल डाउन करा, स्क्रॉल डाउन करने पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते करते हमें यूआरएल विजिबल होगा, विच इज ये कर्ल नाम से जो यूआरएल है जहाँ पे गेट पीआईपी की फाइल बताई गई है, यानी पाइथन 2.7 के पीआईपी को इंस्टॉल करने का एड्रेस दिया गया है। इसे हमने कॉपी कर लिया, ये जो पहली लाइन है हमें बस यही चाहिए थी, हमने इसे कॉपी किया, अपने टर्मिनल पे गए और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया ताकि इसी लोकेशन पे पीआईपी डाउनलोड हो जाए। गेट पीआईपी नाम की एक फाइल बन जाएगी जिसमें सारा डेटा होगा पीआईपी को इंस्टॉल करने के लिए, और इंस्टॉल करने के लिए हम केवल उस फाइल को रन कर देंगे। ls कमांड रन करा लर्नर्स, आप देखोगे यहाँ पे get-pip.py नाम की एक फाइल जो पहले नहीं थी अब डाउनलोड हो चुकी है। हमने यहाँ पे कमांड लिखा पाइथन 2.7 स्पेस get-pip.py फाइल, एंटर प्रेस करा, इस फाइल को रन करेगा, पीआईपी को इंस्टॉल करेगा। अब हमारा पीआईपी तो इंस्टॉल हो चुका है, हमें बस वो जो रिक्वायरमेंट्स के अंदर requirements.txt नाम की फाइल में जो पैकेजेस थे वो इंस्टॉल करने। उसके लिए हम कमांड लिखेंगे पाइथन 2.7 -m pip install -r requirements.txt। अब आप देखोगे रिक्वायरमेंट्स वाली फाइल में जो डेटा था उन्हें इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया, बट यहाँ भी एरर आ सकता है। तो लर्नर्स यहाँ पे भी हमारे सामने एक एरर आया है, उस एरर को रिजॉल्व कैसे करना है मैं आप सबसे शेयर करता हूँ। आपको कमांड लिखना है पाइथन 2 -m pip install और उसके आगे लिखना है सेटअप टूल्स। जैसे ये सेटअप टूल का इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा, चांसेस ज्यादा है कि एरर भी सॉल्व हो चुका होगा। फिर से हम कमांड रन करेंगे -r requirements.txt वाला, है ना, requirement.txt में जो पैकेजेस है उनका इंस्टॉलेशन फिर से स्टार्ट करेंगे। जहां एरर आया था शायद वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा और शायद एरर रिजॉल्व हो जाए। सो लेट्स सी एरर कंप्लीट रिजॉल्व हुआ है कि नहीं। सो लर्नर्स, हमारा सेटअप सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमें बस कमांड रन करना है पाइथन 2.7 स्पेस app.py, यानी वो जो फाइल थी उसे रन करना है। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब इसने एक सर्वर होस्ट कर दिया है पोर्ट नंबर 8888 पे, और इस सर्वर से हमें उस ऐप को कनेक्ट करना है। यानी हम जाएंगे अपने एंड्रॉइड डिवाइस में, एंड्रॉइड डिवाइस में जाने के बाद इस ऐप को ओपन करेंगे, इसको इसके सर्वर से जोड़ेंगे। ये एंड्रॉइड ऐप के अंदर यहाँ पे हमारे पास 3 डॉट्स है सेटिंग्स के, हमने इस पर क्लिक करा और प्रेफरेंस पर क्लिक करा, जहां से हम सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हमारा सर्वर का आईपी जहां तक हमें याद है वो था 192, हम लॉग ऑन कर लीजिएगा, 192.168.56 था आईपी, .101 हमारी काली का आईपी होगा। एक बार हम क्रॉस चेक करेंगे, हम जाएंगे हमारी काली मशीन पे, हमने यहाँ पे एक नया टैब में आईपी लिख दिया, अपना आईपी चेक करने का कमांड लिख दिया बेसिकली, विच इज 192.168.56.101। यहाँ चेक करते हैं 56.101 पोर्ट बिल्कुल सही है। सबमिट बटन पर क्लिक करा, ये अपने सर्वर से तो जुड़ चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब सर्वर से जुड़ने के बाद यूजर कोई भी अपना बेसिक टास्क करता है, जैसे वो लॉगिन करता है या कोई भी एक्शन करता है, तो क्या ये डेटा किसी और को विजिबल होगा? क्या ये डेटा लॉग्स में स्टोर हो रहा है? और अगर लॉग्स में स्टोर हो भी रहा है तो क्या सिक्योर फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है या क्लियर टेक्स्ट में हो रहा है? ये सब देखने के लिए, यानी इस ऐप के अंदर वल्नरेबिलिटीज ढूंढने के लिए, इस ऐप के क्रेडेंशियल्स ढूंढने के लिए हमने क्या करा, हम गए अपनी काली मशीन में, हमें लॉग्स देखने वाले सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना है। काली में जाने के बाद हमने यहाँ पे एडीबी इंस्टॉल तो पहले ही कर लिया था, रूट परमिशन ले लेते हैं नए टैब में। हमने सर्वर वाले टैब को बंद नहीं करा है, सर्वर अभी भी एक्टिव है। ओके, दूसरे टैब में आ गए, रूट परमिशंस ले ली, यहाँ पे जूम इन कर लिया, इस पे क्लीन और कमांड लिखा, और जूम इन कर लेते हैं और कमांड लिखा लर्नर्स एडीबी डिवाइसेस, ये देखने के लिए कि भी अभी कोई एडीबी डिवाइस कनेक्टेड है या नहीं, तो उसने का कोई कनेक्टेड नहीं है। हमने कमांड लिखा एडीबी कनेक्ट 192.168.56.104, ये डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद ऐप तो इंस्टॉल हो चुका है, मुझे बस उसके लॉग्स देखने हैं, जिसके लिए हम कमांड लिखेंगे एडीबी लॉग कैट, जो हमें लॉग्स दिखाता है। ये लिख के हमने एंटर प्रेस करा और अब हमारे विक्टिम एंड्रॉइड डिवाइस के हमें सारे के सारे लॉग्स यहाँ पे दिखेंगे। लॉग्स दिखना इतनी बड़ी वल्नरेबिलिटी नहीं है लर्नर्स, लेकिन अगर लॉग्स में कुछ काम का डेटा दिख जाए देन वो काफी वल्नरेबल माना जाएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन लीक हो रही है देन वो आपके लिए बहुत काम का डेटा है।
हमने इसे थोड़ा सा जूम आउट करा ताकि आपको डेटा जो है वो थोड़ा अच्छे से विजिबल हो, उसका फॉर्मेट खराब ना हो, है ना। अब हम क्या करेंगे, अपने एंड्रॉइड डिवाइस में जाएंगे और एंड्रॉइड में जाने के बाद लर्नर्स हम यहाँ पे लॉगिन एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम यूजर नेम लिखेंगे दिनेश, और जो हमारा पासवर्ड है वो होगा कैपिटल DINESH विच मींस दिनेश @123 एंड $। हमने क्रेडेंशियल्स लिख के लॉगिन बटन पर क्लिक करा, देखा कि भाई नॉर्मल यूजर लॉगिन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यूजर लॉगिन कर रहा है। हमें क्रेडेंशियल्स कहाँ से मिले, तो इस ऐप ने खुद ने दिए थे। जब आपने इस ऐप को डाउनलोड करा था, आप वहां भी देखोगे तो आपको उसके क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे, इसके साथ एक रीडमी फाइल है वहां भी मिल जाएंगे। तो लेट मी शो यू, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ लॉगिन तो हम हो ही चुके हैं। हम बाहर आए, यहाँ से काली मशीन में गए। काली मशीन में आप देखोगे ये जिस जगह से हमने ऐप डाउनलोड करा था, इसी के एंड में हमें क्रेडेंशियल्स विजिबल है। एक क्रेडेंशियल ये है और एक दूसरा क्रेडेंशियल ये है, दोनों ही वर्क कर रहे हैं। खैर क्रेडेंशियल्स कुछ भी हो, हमने लॉगिन तो कर लिया, बट क्या वो डेटा कोई भी देख पाएगा? क्या वो डेटा लॉग्स में ऐसे ही रखा हुआ है? मतलब अगर हमें क्रेडेंशियल्स नहीं भी पता होते, अगर कोई यूजर लॉगिन करता या अगर हमने कभी लॉगिन कर रखा होता, तो क्या वो डेटा को चुरा सकता था लॉग्स की मदद से? सो लेट्स सी लर्नर्स, हम आ चुके हैं हमारे टर्मिनल पे। अब यहाँ पर हमें देखना है कि क्या ऐसा कुछ डेटा काम का है या नहीं। तो अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि भाई लॉगिन एक्टिविटी कॉल करने की कोशिश तो करिए, थोड़ा ऊपर ही करिए कि स्क्रॉल अप करेंगे इसे। पोस्ट लॉगिन एक्टिविटी कब कॉल होती है? सही यूजर नेम पासवर्ड लिखने के बाद। तो इट मींस अगर आप यहाँ पे देखो तो सक्सेसफुल लॉगिन लिखा हुआ है, यूजर नेम पासवर्ड क्लियर टेक्स्ट में लिखा हुआ है। लर्नर्स, लॉग फाइल के अंदर ये डेटा साफ साफ विजिबल है, भले ही हमें डेटा पता होता या नहीं। यानी यूजर ने जाके जो भी लॉगिन करने की कोशिश करी, जो भी उसने अपने क्रेडेंशियल्स लिखे, वो क्रेडेंशियल्स यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। और यही हमें बताता है कि सर जो आपके लॉग्स हैं, जो आपका डेटा है, वो प्रॉपर सिक्योरली कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, प्रॉपर इंक्रिप्शन वहां पे नहीं अप्लाई करे गए, और जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन लीकेज होगा। कई सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो OTPs हो, यूजर नेम पासवर्ड हो, काफी डेटा लीक हो सकता है। यही प्रोसेस लर्नर्स आप किसी भी ऐप पे टेस्ट कर सकते हैं, बट मेक श्योर विदाउट परमिशन हम कहीं पर टेस्ट ना करें। लर्नर्स आज हम बात करने वाले हैं काली नेट हंटर इंस्टॉलेशन की। इस नॉर्मल से एंड्रॉइड डिवाइस में हम कैसे काली लिनक्स को, काली नेट हंटर को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें हमें हैकिंग के कई सारे टूल्स प्री इंस्टॉल्ड यानी पहले से इंस्टॉल मिल जाते हैं। और अगर वो सारी चीजें इस नॉर्मल से डिवाइस, छोटे से डिवाइस में ऐड हो जाए, तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। सो लेट्स सी लर्नर ये कैसे पॉसिबल होगा। इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने ब्राउजर पे और ब्राउजर पे जाके सर्च करेंगे टर्मक्स। जैसे आप टर्मक्स लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, आपके पास वैसे तो प्ले स्टोर पे भी टर्मक्स मिलेगा, बट लर्नर्स मेक श्योर कि आप लोग प्ले स्टोर के टर्मक्स को इंस्टॉल ना करें। उसके पीछे रीजन ये है कि जो प्ले स्टोर पर हमारा टर्मक्स पड़ा है, उसकी रिपोजिटरीज पुरानी हो सकती है, यानी वो प्रॉपर अपडेटेड ना हो, इसके चांसेस हैं। और ऐसा होने पे आप apt अपडेट और कई कमांड्स एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। सो हम क्या करेंगे, हमने टर्मक्स सर्च करा, हमारे पास जो पहली वेबसाइट है वो F-Droid की वेबसाइट है। इस F-Droid वेबसाइट पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ स्क्रॉल डाउन करने के बाद लर्नर्स आप देख सकते हो कि हमारे पास डाउनलोड F-Droid का ब्लू बटन आएगा, हमें इस पर क्लिक नहीं करना है। और स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हमारे पास लिखा है डाउनलोड APK 109 MIB यानी MB। हम इस पर क्लिक करेंगे और हमारी फाइल का डाउनलोडिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही लर्नर्स हमारा टर्मक्स डाउनलोड हो जाएगा, हम इसके इंस्टॉलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। ये और कुछ नहीं, एंड्रॉइड का टर्मिनल है। जिस तरीके से काली लिनक्स में हम टर्मिनल यूज लेते हैं, उसी तरीके से हमारा एंड्रॉइड टर्मिनल है जिसका नाम टर्मक्स है। तो लर्नर्स यहाँ पे हमारा डाउनलोड प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। हम ओपन बटन पे क्लिक करेंगे और हमारा टर्मक्स के ऐप का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस यहाँ आ जाएगा। ये अलाउ कर रहा है कि सर क्या आप गूगल क्रोम को अलाउ करना चाहते हैं एप्लीकेशन टूल्स को इंस्टॉल करने के लिए। तो रिकमेंड तो यही करूंगा कि आप यहाँ से भले ही अलाउ ना करें। तो हम जाएंगे अपने फाइल मैनेजर पे, और फाइल मैनेजर पे जाने के बाद लर्नर्स हम जाएंगे डाउनलोड्स फोल्डर में, या आप एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। डाउनलोड्स में जाते ये रही हमारी टर्मक्स की एप्लीकेशन, हमने इस पर क्लिक कर दिया है। ये कह रहा है कि आप फाइल मैनेजर को अलाउ करना चाहते हो इंस्टॉलेशन के लिए, तो हमने इसे अलाउ कर दिया और बैक आ गए। के बटन पे क्लिक करके हमने कंफर्म कर दिया है कि यस हमारे फाइल मैनेजर को अलाउ कर दिया जाए। टर्मक्स ऐप के इंस्टॉलेशन का बटन आया है, इंस्टॉल बटन पे क्लिक करा, थोड़ा वेट करेंगे और यहाँ पे इस टूल का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। लर्नर्स, चाहे हमारे पास कोई भी डिवाइस हो, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, किसी भी डिवाइस से प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पे हमें डिवाइस रूट करने की जरूरत नहीं है। ये नॉन रूटेड डिवाइस में कैसे सेटअप हो रहा है वो देख रहे हैं। हमने ओपन बटन पे क्लिक करा, टर्मक्स ऐप स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करें, ये जरूरी है कि हम अपने टर्मक्स को कुछ जरूरी परमिशंस अलॉट कर दें, जिसकी वजह से आपको आगे चल के एरर्स आते हैं और आगे चल के इश्यूज आते हैं। यही वो पॉइंटर है जो मिस हो जाता है और उसकी वजह से आप लोग सेटअप नहीं कर पाते। तो हम यहाँ पे पहले से अलाउ कर देते हैं, बेसिक अलाउ हमने कर दिया। अब हम बैक आएंगे, टर्मक्स को चलाने से पहले हम बिल्कुल बैक आ चुके हैं। टर्मक्स ऐप पे जाएंगे,
क्लिक करके रखेंगे, ऐप इन्फो में जाएंगे या फिर आप सेटिंग से भी ऐप इन्फो में जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, डेटा यूजेज का जो ऑप्शन है देखेंगे क्या यहाँ पे कुछ अलाउ करना है, सब कुछ सही है। बैटरी में जाएंगे, यहाँ पे हम अपने ऐप को अलाउ कर देंगे कि विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस वो बैकग्राउंड में रन हो सके। यही रीजन है लर्नर्स कि आप लोगों को एरर 9 देखने को मिलता है कि आपके ऐप को फोर्सफुली स्टॉप कर दिया जाता है, बैकग्राउंड में रन नहीं होने दिया जाता। तो उसके लिए हम ये सेटअप कर रहे हैं, हमने यहाँ पे अलाउ कर दिया है कि ऐप को बैकग्राउंड में चलने दिया जाए। हम बैक आएंगे, उसके अलावा हम देख लेंगे और कोई ऐसी परमिशन है, जैसे ऐप परमिशन में गए तो हम यहाँ पे फाइल, फोल्डर्स और स्टोरेज की परमिशन देंगे इसे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर हम कई फाइल्स डाउनलोड करते हैं, यूज लेते हैं, उस वक्त हमें एरर्स आते हैं जो कि हम डेफिनेटली नहीं चाहेंगे, है ना। हमने परमिशन दे दी है, ऐप पॉज का हम अलाउ नहीं करेंगे, यहाँ जो भी परमिशन है बिल्कुल सही है। अब उसके अलावा स्क्रॉल डाउन करते हैं, और कोई परमिशन नहीं बाकी है लर्नर्स, हमने ओवरऑल वो परमिशंस दे दी है जो जरूरी थी। अब हम बैक करते हैं और चलते हैं फिर से हमारे टर्मक्स की तरफ। हम यहाँ पे बैक आ चुके हैं, टर्मक्स पे फिर से क्लिक करेंगे, टर्मक्स स्टार्ट हो चुका है। टर्मक्स के स्टार्ट होते ही लर्नर जो सबसे पहला कमांड हमें लिखना है वो है pkg अपडेट। अपडेट एंटर प्रेस करेंगे। ये क्या करेगा सर, ये बेसिकली जैसे एपीटी अपडेट होता है उसी तरीके से अपडेट प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। अगर हम इसे थोड़ा जूम आउट करें तो आपको थोड़ा और क्लियर फॉर्मेट में विजिबल होगा कि अपनी यूआरएल्स को अपडेट कर रहा है। यहाँ पे pkg अपडेट कंप्लीट हो चुका है। एक बार एपीटी अपडेट भी कंफर्म कर लेना, एपीटी अपडेट कमांड लिखा है ना, ये हम क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं। फिर से लिखते हैं एपीटी अपडेट। इन केस अगर आपको विजिबल ना हो, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं हम इसे। एपीटी अपडेट कमांड हमने लिखा है, एंटर प्रेस करेंगे, एपीटी अपडेट प्रोसेस भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद लर्नर्स एक कमांड और रन करेंगे विच इज पीकेजी अपग्रेड। बेसिकली एपीटी अपग्रेड की तरह ही सिस्टम में जितने भी पैकेजेस, जितने भी टूल्स इंस्टॉल्ड हैं वो सारे के सारे अपग्रेड हो जाएंगे, यानी अपडेट ऑल के फंक्शन को हम रन करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा पीकेजी अपग्रेड UPGRADE। ध्यान रखना अपडेट और अपग्रेड में फर्क है। अपडेट में सर वो अपने सारे यूआरएल्स को अपडेट करता है, और अपग्रेड में वो सारे के सारे टूल्स जो उसके डिवाइस में इंस्टॉल है उन सबको अपग्रेड करता है, यानी सबको अपडेट करता है। एंटर प्रेस करते हैं, आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा, जैसे आप इसे यूज लेकर देखेंगे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अब ये मेरे डिवाइस में जितने भी टूल्स है सबके नाम बता रहा है और कह रहा है कि इन सबको अपडेट होने की जरूरत है। तो हमने यहाँ पे वाई लिखा फॉर इंस्टॉलेशन, यस करने के लिए, और एंटर प्रेस कर दिया। अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है या अपग्रेड का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। सो लर्नर जब अपग्रेड प्रोसेस चल रहा होगा तो आपको हर कुछ देर में कुछ ऐसे सेट ऑफ ऑप्शंस दिखाएगा। आपको यहाँ ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको बस एंटर प्रेस करना है, जो इसका डिफॉल्ट और जो ऑप्शन इसके लिए सूटेबल है वो अपना आप सिलेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शंस आपके सामने 2-3 बार आ सकता है, तो जितनी बार आए आपको बस एंटर बटन पे क्लिक करना है। फाइनली हमारा अपग्रेड प्रोसेस भी हो चुका है। अब हम कमांड लिखेंगे apt install wget, एक ऐसा टूल जिसका फुल फॉर्म वेब गेट है, जिसकी मदद से हम इंटरनेट के किसी भी रिसोर्स को अपने टर्मिनल में, अपने टर्मिनल्स में डाउनलोड कर पाएंगे। हमें wget के आगे जो भी एड्रेस हम देते हैं उस फाइल को हमारी मशीन में डाउनलोड कर देता है। और अब इसी की मदद से हम एक ऐसी स्क्रिप्ट डाउनलोड करेंगे अपने डिवाइस में जिसकी मदद से हम काली नेट हंटर इंस्टॉल कर पाएंगे। हमने अलाउ कर दिया इसे वाई इनपुट के जरिए। अब लर्नर्स यहाँ पे हम आगे का कमांड मेंशन करेंगे जिसमें हमें एक स्क्रिप्ट डाउनलोड करनी है, तो उसके लिए हम लिखेंगे wget। आई होप सभी को डिस्प्ले क्लियर विजिबल होगा। wget के बाद हम लिखेंगे हाइफन कैपिटल ओ, जिसका मतलब कि सारा डेटा का जो रिजल्ट होगा या जो भी फाइल हम डाउनलोड कर रहे हैं उसे किस नाम से सेव करना है। तो कैपिटल ओ का मतलब है आउटपुट किस नाम से रखना है। तो हमने स्पेस लिखा और इंस्टॉल रख दिया, यानी हमने हमारी फाइल का नाम इंस्टॉल रखा है। आप जो चाहे रख सकते हो, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि फाइल का नाम क्या होना चाहिए। हमने इंस्टॉल फाइल का नाम रखा और उसके बाद वो एड्रेस दे रहे हैं जहां से फाइल को डाउनलोड करना है। हमने यहाँ पे लिखा https://offs.ec के बाद हम लिखेंगे /2 M-CE, Z, W और R। आपको बस ये यूआरएल लिखना है लर्नर्स। ये बेसिकली ये जो यूआरएल है ये एक स्क्रिप्ट का है, एक ऐसी स्क्रिप्ट जो आपके डिवाइस में नेट हंटर को इंस्टॉल करने में मदद करने वाली है। हमने एंटर प्रेस करा, ये इस फाइल को डाउनलोड कर रहा है, वो भी इंस्टॉल नाम की फाइल के नाम से स्टोर कर रहा है हमारे डिवाइस में। अगर आप ls लिखते हैं तो शायद आप सभी को इंस्टॉल नाम की फाइल विजिबल होगी। अब हमें करना क्या है, तो सर अब हम यहाँ पे chmod कमांड की मदद से इस फाइल को एग्जीक्यूटेबल परमिशन देंगे, यानी रन होने की परमिशन। तो हमने यहाँ पे लिखा chmod स्पेस +x स्पेस फाइल का नाम, एंटर प्रेस करा, यानी इंस्टॉल लिख दिया इन शॉर्ट। एंटर प्रेस करा और अब अगर मैं ls लिखता हूँ तो आप देखेंगे फाइल का कलर चेंज हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारी फाइल के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन आ चुकी है। अब इस फाइल को रन करने के लिए कमांड लिखेंगे $/install और एंटर प्रेस करेंगे लर्नर्स, तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये हमसे पूछ रहा है कि आपको नेट हंटर का कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है, कंप्लीट वर्जन करना है, उससे छोटा वर्जन करना है, उससे और छोटा वर्जन करना है। तो हमें सारे ऑप्शंस दिखा रहा है। हमने कहा एक काम करते हैं, कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, यानी कंप्लीट नेट हंटर का लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं।
हमने 1 लिखा, एंटर प्रेस करा, बट मेक श्योर लर्नर्स अगर आपने पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करा है तो ये काफ़ी अच्छा टाइम लेगा और हमें उस टाइम का पेशेंस बना के रखना है। हम वेट करेंगे। यहाँ डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। फिलहाल स्पीड थोड़ी बेटर है, 24 Mbps की स्पीड आ रही है, तो इट्स गुड, बट इट विल टेक टाइम, तो हमें वेट करना पड़ेगा। ये जो फाइल डाउनलोड कर रहा है लर्नर्स, इस फाइल की साइज अप्रॉक्स 2.5 GB होगी। अब लर्नर्स हमारा डाउनलोड प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमारे पास एक एरर आया है। ये एरर सबके डिवाइस में आएगा और 100% आएगा। आपको यहाँ पे मैनेज कैसे करना है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे कह रहा है कि फाइल तो 100% डाउनलोड हो चुकी है, लेकिन उसके जब ये SHA वर्जन को, SHA हैशिश को लेने की कोशिश कर रहा था, तब इसको एरर आया है। और इस एरर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बस क्रॉस चेक करना है कि आपकी फाइल डाउनलोड हुई है या नहीं। तो हमने ls लिखा, हमने देखा सर फाइल तो डाउनलोड हो चुकी है। इंस्टॉल के अलावा एक और फाइल विजिबल है सभी को, काली नेट हंटर रूट fs नाम से। तो सर फाइल तो आपके पास आ चुकी है, आपको बस अब इसे एक्सट्रैक्ट करना है, यानी आगे का इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंटिन्यू करना है। ये एरर शो है आपके पास। एरर आने के बाद आपको बिना किसी चेंजेस के, बिना किसी एफर्ट्स के एक बार फिर से इंस्टॉल वाली फाइल को रन करना है। तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा $/install और एंटर प्रेस कर दिया। आप देखेंगे इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। फिर से ये हमसे पूछा आपको काली नेट हंटर कौन सा चाहिए, हमने फिर से 1 लिखा और एंटर प्रेस करा। अभी हमसे ये कहेगा कि सर आपके पास तो ऑलरेडी एक फाइल डाउनलोडेड है, क्या हम उस फाइल को डिलीट करके नई फाइल डाउनलोड करें? मेक श्योर गलती से भी यहाँ पे यस मत करना। फाइल हमने अभी अभी डाउनलोड करी है, फाइल बिल्कुल सही है, डाउनलोडिंग में कोई इश्यू है नहीं। हम यहाँ पे इसे नो ही कहेंगे। हम कहेंगे नहीं, हमारे पास फाइल पहले से पड़ी है, आपको किसी भी चीज को डिलीट करके नया सेटअप करने की जरूरत नहीं है। हमने नो लिखा, एंटर प्रेस करा। हमारा इंस्टॉलेशन जो आगे का प्रोसेस था वो कंटिन्यू हो चुका है। ये पहले उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करेगा, एक्सट्रैक्ट करने के बाद माइनर सेटिंग्स करेगा और हमारा डिवाइस गुड टू गो होगा, यानी हमारे पास काली नेट हंटर आ चुका होगा इस एंड्रॉइड डिवाइस में। सो लर्नर्स, हमारे पास यहाँ एक पॉपअप आया है जो हमसे कह रहा है डिलीट डाउनलोडेड रूट फाइल सिस्टम। रूट fs का मतलब है रूट फाइल सिस्टम। तो हमें कह रहा है कि क्या आप डिलीट करना चाहते हैं? ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पे नो लिख के एंटर प्रेस करेंगे। अगर आप बाय डिफॉल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो अभी नो ही सिलेक्ट होगा। फिलहाल हम एन लिख के एंटर प्रेस कर रहे हैं। सो आई होप लर्नर्स आप सभी को ये विजिबल होगा। इसे थोड़ा जूम आउट करते हैं ताकि आपको फॉर्मेट अच्छे से दिखे कि हमारा जो काली लिनक्स था वो यहाँ पे प्रॉपर सेटअप हो चुका है। इसका सेटअप थोड़ा बहुत बिगड़ रहा है जूम इन जूम आउट की वजह से, बट सभी को विजिबल होगा। काली ऊपर लिखा आ रहा है। ये कह रहा है अगर आपको यूज लेना है आप nh नेट हंटर कैक्स ऐसा कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करके इसको यूज ले सकते हो। हमने कहा ठीक है, ट्राई करते हैं। हमने यहाँ पे nh लिखा, हमारे पास नेट हंटर की शेल आ चुकी है, यानी हमारा काली लिनक्स स्टार्ट हो चुका है। सर कैसे कंफर्म करें? sudo su लिख के देखते हैं रूट परमिशन के लिए, जबकि हमने अपने डिवाइस को रूट नहीं करा है। एक्चुअली वो यहाँ पे रिक्वायर्ड ही नहीं है, क्योंकि हमने एक प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है और उस ओएस के अंदर हम रूट कर रहे हैं। हमारे मोबाइल डिवाइस को ना ही हमने रूट किया है, ना ही रूट करने की जरूरत है। हमसे पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड में बाय डिफॉल्ट आप काली लिख के एंटर प्रेस कर देंगे, आपको कुछ ही देर में रूट परमिशन मिल जाएगी। जब पहली बार आप करेंगे तो इट विल टेक टाइम, हम थोड़ा वेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रूट परमिशन आ चुकी है। अगर मैं ls लिखता हूँ, सभी फाइल सिस्टम्स, फाइल फोल्डर्स जिस भी लोकेशन में हम दिखाएगा। हमारी करंट लोकेशन अगर हम देखें तो होम काली है, बिल्कुल काली लिनक्स की तरह। आप जो कमांड चाहें यहाँ पे रन कर सकते हैं, बट हमारा गोल तो है इसको VNC में एक्सेस करना। VNC क्या होता है? ये जो अभी आप ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं कमांड लाइन है, ये पूरा सेटअप हो चुका है, वहां पे हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम इसे ग्राफिकली यूज लेना चाहें तो उसके लिए हम VNC सर्विस का यूज लेते हैं, जो एक पर्टिकुलर पोर्ट पे इसको होस्ट कर देती है और आप ग्राफिकली भी इसे चला सकते हैं। ऑल्दो मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप कमांड लाइन के जरिए ही चलाएं, क्योंकि ऐसे आप ज़्यादा चीज़ें सीख भी सकते हैं, प्लस आप एक्स्ट्रा और एडवांस ऑपरेशंस परफॉर्म भी कर सकते हैं। आपको बस थोड़े से एफर्ट्स डालने होंगे, बट ऑनेस्टली रिकमेंड तो मैं यही करूंगा कि हमेशा आप कमांड लाइन वर्जन को ही चलाएं। बट फिर भी अगर हम चलाना चाहते हैं ग्राफिकल वर्जन को, तो हम क्या करेंगे? हम जाएंगे फिर से हमारे ब्राउजर के पास, और ब्राउजर पे जाके लर्नर्स हम यहाँ पे लिखेंगे नेट हंटर कैक्स। हमने नेट हंटर कैक्स लिखा। हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमें जो सेकंड यूआरएल मिल रहा है जहाँ नेट हंटर कैक्स लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कैक्स के इंस्टॉलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है लर्नर्स। आप लोगों को यहाँ पे नेट हंटर कैक्स फर्स्ट नंबर पे दिख रहा होगा। हम पहले इस ऑप्शन पे क्लिक करके बाकी सारे हाइलाइट्स को हटाते हैं। और अगर आपको लगे कि सर ऐप मिसबिहेव कर रहा है, हम इसे मैनेज नहीं कर पा रहे, अगर ऐसा लगता है तो आप यहाँ पे क्लिक करना और इसे डेस्कटॉप व्यू में, डेस्कटॉप साइट में ओपन कर देना। अब आपके लिए इसे यूज लेना और आसान हो जाएगा। सेकंड नंबर पे नेट हंटर कैक्स लिखा है, हमने उस पर क्लिक कर दिया और स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे डाउनलोड APK 129 MIB आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो नेट हंटर है, नेट हंटर कैक्स जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल या वो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। पैकेज इंस्टॉलर पे जाएंगे,
क्रोम को अलाउ करने को कह रहा है, तो चलो अलाउ कर देते हैं। फिलहाल के लिए आप लोग चाहें तो फाइल मैनेजर से ही सेटअप करिएगा, मैं परमिशन वापस रिवोक कर दूंगा, यानी वापस से परमिशंस ले लूंगा। ओके, हमने आई अलाउ पे क्लिक कर दिया, यानी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर दिया, ओके बटन पे क्लिक कर दिया है। इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे। नेट हंटर कैक्स क्या है सर? वीएनसी टूल है, उस कमांड लाइन को ग्राफिकली एक्सेस करने में हमारी मदद करेगा। ये टूल इंस्टॉल हो चुका है, ओपन भी हो चुका है, यहाँ पे वेल सेटअप है ये। हम चलते हैं टर्मक्स पे, और टर्मक्स पे जाने के बाद हमने यहाँ पे कमांड लिखा एग्जिट, क्योंकि हम पहले रूट परमिशन से बाहर आएंगे, और यहाँ पे लिख दिया KEX। आप चाहें तो नेट हंटर के बाहर से ही NHKEX लिख के इसे स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम NH लिख के इसके अंदर आए, रूट शैल में अभी हम नहीं हैं। हमने KEX लिखा, एंटर प्रेस करा, ये हमें एक पासवर्ड क्रिएट करने को बोल रहा है, तो हम पासवर्ड रख देते हैं 1 2 3 4 5 6। एंटर प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर से एंटर प्रेस करेंगे। कहेगा कि भाई आपके पासवर्ड को व्यू ओनली मोड में ले जाना है, कि हमने नो लिखा, एंटर प्रेस करा। अब हमारा पासवर्ड भी सेट हो चुका है। ये हमें एक पोर्ट ला के देगा, ये कहेगा कि इस पर्टिकुलर पोर्ट पे ये हमारी सर्विसेज शेयर कर चुका है, जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं दूसरे टूल की मदद से। इसने कहा कि पोर्ट नंबर 5901, थोड़ा जूम आउट करते हैं, पोर्ट नंबर 5901 पे हमारी सर्विस होस्ट हो चुकी है। हमने पहली बार स्टार्ट करा, हो सकता है इस वजह से हमारे पास ये एरर 9 आया हो। ये इस वजह से आता है क्योंकि आपके टूल को बैकग्राउंड में काम नहीं करने दिया जा रहा, कोई बात नहीं, एंटर प्रेस करेंगे, इसे स्टॉप कर देंगे। हम फिर से जाएंगे नेट हंटर कैक्स में, और यहाँ पे NHKEX लिख देंगे बाहर से ही। पासवर्ड हम सेट कर चुके हैं, ये अपना आप स्टार्ट हो जाएगा। इसने हमें कहा कि प्रोसेस चालू हो चुका है पोर्ट नंबर 5901 पे। अब हम जाएंगे अपने नेट हंटर कैक्स में, और यहाँ से सेटअप करेंगे एक नई मशीन का। 127.0.0.1 सही लिखा है, :1 यानी डिस्प्ले 1 सही है, 5900 लिखा है, इसे 5901 कर देंगे। और अब हम यहाँ पे VNC पासवर्ड में पासवर्ड लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। यूजर नेम की जरूरत फिलहाल नहीं पड़ेगी, अगर एरर देगा तो हम सेटअप कर देंगे। अब हम यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करके या डन बटन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। सेव और कॉपी पे हमने क्लिक कर दिया, 5901 उस पर क्लिक करा। आप देख सकते हैं बहुत ही सक्सेसफुली हमारी काली मशीन स्टार्ट हो चुकी है। हम इसे थोड़ा टिल्ड कर देते हैं ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। सो लर्नर्स, ये रहा हमारा काली लिनक्स, जिसमें हमारे पास एक एरर आ रहा है XFCE4 का, शायद आप सभी को विजिबल हो। ये XFCE4 का हमारे पास एरर आ रहा है। आप चाहें तो इस एरर को भी सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फिलहाल हम इसे क्रॉस करते हैं, सेटअप तो हमारे पास हो चुका है। सो आई होप लर्नर्स आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डू शेयर एंड सब्सक्राइब।